ये बुक की समरी है, पूरी बुक नहीं है। अगर आपको पूरी बुक चाहिए आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा। फुल ऑडियो बुक हिंदी और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, जिससे कि पूरी बुक की ऑडियो बुक अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद। चलो सुनते हैं इस बुक की समरी। परिचय। एआई एज और डेटा फर्स्ट वर्ल्ड। एआई सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है जिस पर मानवता काम कर रही है। मुझे नहीं पता ये बिजली या आग से भी अधिक गहरा है। सुंदर पिचाई, सीईओ, अल्फाबेट और गूगल। एआई युग यहाँ है। अपनी पिछली पुस्तक विनिंग इन द डिजिटल एज में मैंने डिजिटल युग को तकनीकी रुझानों के एक व्यापक सेट के रूप में परिभाषित किया है, जो वर्षों से विकसित हुए हैं, जो जीवन और व्यवसाय के हर पहलू को प्रभावित कर रहे हैं। मेरे लिए डिजिटल युग में होने वाली घटनाओं का एक व्यापक समूह शामिल है। डिजिटलीकरण से लेकर इंटरनेट के युग तक, .com बूम और फिर एसएमएसी, सोशल, मोबाइल, एनालिटिक्स और क्लाउड युग तक लगातार विकसित होने वाले बुलबुले का सेट शामिल है। डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का युग और अंत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि जैसी नई प्रौद्योगिकियों का युग। ये और कई अन्य नई प्रौद्योगिकियां पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ रही हैं, लेकिन एक प्रमुख तकनीक एआई में हाल के दिनों में अनुपातहीन वृद्धि देखी गई है। जब आप नीचे दिए गए इन्फोग्राफिक को देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि डिजिटल युग के भीतर विभिन्न डोमेन में डिजिटलीकरण से लेकर नई प्रौद्योगिकियों के युग तक प्रगति डेटा की तेजी से वृद्धि के बिना संभव नहीं होती। तो इस डिजिटल युग का एक महत्वपूर्ण पहलू डेटा है, जो हमें डेटा फर्स्ट दुनिया में ले आया है, जहां संगठन डेटा के विशाल मूल्य को पहचानते हैं और इसे मुख्य संपत्ति के रूप में प्राथमिकता देने का लक्ष्य रखते हैं। अब डेटा फर्स्ट दुनिया ने प्रचुर और विविध डेटा प्रदान करके एआई युग के लिए एक मजबूत नींव रखी है, जो कि जनरेटिव एआई, जेन एआई के आगमन से और बढ़ गई है, जिसने सचमुच दुनिया के डेटा को अनलॉक कर दिया है। और इसलिए डिजिटल युग के भीतर डेटा प्रथम दुनिया और एआई युग महत्वपूर्ण रूप से एक दूसरे को काट रहे हैं और एक दूसरे को मजबूत कर रहे हैं। डिजिटल प्रौद्योगिकियों ने डेटा के विस्फोट और वास्तव में एआई युग की नींव रखी है, और एआई अपने आप में डेटा प्रबंधन चक्र के साथ साथ डिजिटल अनुभव के कई पहलुओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है। डिजिटल, डेटा और एआई के बीच यह परस्पर क्रिया वास्तव में आकर्षक है और एआई युग की तीव्र शुरुआत की ओर ले जा रही है। बेशक एआई कोई नई अवधारणा नहीं है, यह लगभग 70 वर्षों से अधिक समय से अस्तित्व में है। यह अवधारणा 1950 के दशक की शुरुआत में उभरी थी और पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। लेकिन अपने सभी वादों और संभावनाओं के साथ एआई को स्केल करना एक प्रमुख मुद्दा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एआई के सफल होने के लिए 3 घटक महत्वपूर्ण हैं: डेटा, कंप्यूटेशनल शक्ति और एल्गोरिदम। जबकि एल्गोरिदम और कंप्यूटेशनल शक्ति अधिक हल करने योग्य हैं, डेटा सबसे महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है, जो दिन पर दिन और अधिक जटिल होता जा रहा है। एक एआई मॉडल केवल उतना ही अच्छा होता है जितना डेटा उसे शक्ति प्रदान करता है। उद्यम के संदर्भ में बिग डेटा की उपलब्धता के बावजूद संगठनों को अक्सर पर्याप्त और प्रासंगिक डेटा तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि बिग डेटा की अवधारणा प्रचुर मात्रा में डेटा संसाधनों का सुझाव देती है, लेकिन विशिष्ट व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप सही डेटा तक पहुंचना एक जटिल कार्य हो सकता है। जबकि बड़े पैमाने पर ग्राहक व्यवहार डेटा के साथ अमेज़न और नेटफ्लिक्स जैसे डिजिटल मूल निवासी एक फायदा रखते हैं। उद्योगों में अधिकांश कंपनियों के लिए आवश्यक डेटा प्राप्त करना, इसे साफ करना और उस पर एआई मॉडल बनाना आसान नहीं है। यही कारण है कि ज्यादातर मामलों में वैयक्तिकरण जैसे कुछ विशिष्ट उपयोग के मामलों को छोड़कर एआई प्रमाण अवधारणा या प्रयोग चरण से आगे नहीं बढ़ पाया है। लेकिन नवंबर 2022 में चैटजीपीटी के लॉन्च के बाद से कहानी बदल गई है। जनरल एआई ने बड़े पैमाने पर एआई क्षमताओं को अनलॉक किया है। कैसे? सितंबर 2021 में इंटरनेट पर मौजूद सारा डेटा डाउनलोड हो गया और परिष्कृत तंत्रिका नेटवर्क मॉडल द्वारा संचालित इस विशाल डेटा सेट तक पहुंच और इसके साथ काम करके जनरल एआई ने उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता और जनरेटर क्षमताओं को अनलॉक किया है। और क्योंकि अब हमारे पास दुनिया के डेटा का वस्तुतः लाभ उठाने का एक तरीका है, डेटा की उपलब्धता के आसपास की चुनौती को महत्वपूर्ण रूप से संबोधित किया गया है। इसने एआई क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई है, जो एआई की पारंपरिक व्याख्यात्मक क्षमताओं जैसे पैटर्न पहचान, सामग्री वर्गीकरण
आदि से आगे बढ़कर जेन एआई की जनरेटिव क्षमताओं जैसे नई और मूल सामग्री बनाने की ओर बढ़ रही है। इसके साथ ही एआई युग अब बहुत वास्तविक है और यह अभी हो रहा है, जिन्न बोतल से बाहर आ गया है। जैसा कि मैल्कम ग्लैडवेल ने कहा, टिपिंग पॉइंट वह जादुई क्षण है जब कोई विचार, प्रवृत्ति या सामाजिक व्यवहार एक सीमा को पार करता है, सुझाव देता है और जंगल की आग की तरह फैलता है। जनरल एआई का आगमन वह टिपिंग पॉइंट है। इसने भीड़ के सामूहिक ज्ञान का लाभ उठाने और डेटा की अनंत संभावनाओं का लाभ उठाने के नए अवसर खोले हैं। जनरल एआई विश्लेषण और नवाचार के लिए उपलब्ध डेटा के पूल में नई सामग्री जोड़कर डेटा स्रोतों के विस्तार में भी योगदान देता है। इसके अलावा जेन एआई समस्या समाधान के लिए एक शुरुआती बिंदु प्रदान करके एक स्पष्ट लाभ प्रदान करता है, जहां से शुरू करें कि अस्पष्टता को कम करता है। इसलिए एआई युग का संपूर्ण प्रक्षेप पथ डेटा पर निर्भर करता है, क्योंकि यह वह अंतर्निहित तत्व है जो एआई की क्षमता को प्रासंगिक बनाने और अधिकतम करने में मदद करेगा। किसी संगठन के भीतर बड़ी मात्रा में डेटा के साथ जनरल एआई मॉडल का संयोजन विशिष्ट और कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि के निर्माण की अनुमति देगा, जो व्यवसाय के संदर्भ के लिए प्रासंगिक हैं। यह एकीकरण संगठन के भीतर दक्षता और नवीनता दोनों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। जेन एआई को व्यक्तिगत डेटा के साथ संयोजित करने से उपयोगकर्ता अनुभव में वृद्धि होगी, जिससे यह व्यक्तियों के लिए अधिक प्रासंगिक हो जाएगा, चाहे वह वैयक्तिकृत उत्पाद सिफारिशें हों, अनुकूलित समाचार फीड हों या वैयक्तिकृत मार्केटिंग संदेश हों। प्रत्येक व्यक्ति पर डेटा, जैसे उनकी प्राथमिकताएं, व्यवहार और पिछली बातचीत आदि का विश्लेषण करके एआई विशेष रूप से उनके लिए डिजाइन की गई सामग्री और सुझाव उत्पन्न कर सकता है। इसलिए जबकि जनरल एआई मॉडल अकेले पर्याप्त नहीं हो सकते हैं, उन्हें उद्यम और व्यक्तिगत डेटा के साथ साथ मौजूदा मॉडल और सिस्टम के साथ एकीकृत करके प्रासंगिक बनाना तालमेल को अनलॉक कर सकता है और अधिक व्यापक और प्रभावशाली एआई संचालित समाधानों के निर्माण की अनुमति दे सकता है। मुझे लगता है कि आने वाले महीनों और वर्षों में जबरदस्त प्रयोग और विकास होगा, जिसके परिणाम स्वरूप न केवल जनरल एआई में बल्कि एआई के अन्य पहलुओं में भी महत्वपूर्ण प्रगति होगी। उद्योग या फंक्शन विशिष्ट जेन एआई मॉडल उभरेंगे, जो उद्यम और व्यक्तिगत डेटा के साथ जुड़ेंगे, संगठनों को एआई की वास्तविक क्षमता को उजागर करने में सक्षम बनाएंगे। इसलिए यह पुस्तक उद्यम, व्यक्तिगत और वृहद स्तर पर अवसरों, चुनौतियों और समाधानों को उजागर करते हुए संपूर्ण डेटा पर प्रकाश डालती है। मेरा मानना है कि यह अन्वेषण डेटा की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो संगठनों के लिए डेटा प्रथम दुनिया में आगे बढ़ने और एआई युग में विजय प्राप्त करने के लिए आवश्यक आधार है। डेटा प्रथम दुनिया में मेरी यात्रा मेरे पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन के पिछले 25 वर्ष डेटा के साथ प्रयोगों की एक आकर्षक यात्रा रहे हैं। अक्सर उन उलझनों में फंसा रहता हूं जहां डेटा व्यवसाय की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैंने डेटा के साथ प्रभावशाली बदलाव लाने के लिए कुछ अत्यधिक नवोन्वेषी और क्रांतिकारी तरीकों का नेतृत्व किया। मेरे अनुभवों ने मुझे इस दृढ़ विश्वास पर पहुंचा दिया है कि एआई युग और डेटा प्रथम दुनिया में डेटा सबसे बड़े अवसरों में से एक है, लेकिन यह समान रूप से कुछ बहुत कठिन चुनौतियां भी प्रस्तुत करता है। और डेटा के निर्विवाद महत्व के बावजूद यह एक ऐसा विषय है जिसे अच्छी तरह से नहीं समझा गया है। यह पुस्तक डेटा के साथ मेरे प्रयोगों और अनुभवों का एक संश्लेषण है, जहां मैंने एक व्यावहारिक प्लेबुक बनाने की कोशिश की है, जो अनुभवी अधिकारियों और युवा पेशेवरों के साथ साथ छात्रों के लिए भी उपयोगी होनी चाहिए कि डेटा फर्स्ट दुनिया में कैसे जीतें। इन अनुभवों में शीर्ष प्रबंधन परामर्श फर्म मैकिन्से के लिए शायद दुनिया का सबसे अनोखा और नवीन ज्ञान केंद्र बनाना शामिल है, वैश्विक अपतटीय संचालन का नेतृत्व करना और दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय परिसंपत्ति प्रबंधकों में से एक फिडेलिटी इंटरनेशनल में रणनीति और योजना और विश्लेषण कार्यों की स्थापना करना। एक मुख्य परिचालन अधिकारी सीईओ के रूप में अपने सबसे उतार चढ़ाव वाले समय में से एक ई कॉमर्स प्रमुख और उस समय भारत में सबसे बड़ा स्टार्टअप फ्लिपकार्ट का नेतृत्व करना और एक चौथाई सदी से भी अधिक समय से अमेरिका स्थित परामर्श, डेटा विज्ञान और प्रौद्योगिकी सेवा फर्म इंसेडो इंक के सीईओ के रूप में कई फॉर्च्यून 500 कंपनियों के लिए कई डिजिटल पहल चला रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी यात्रा के बारे में गहराई से जानूं, मैं सबसे पहले यह संदर्भ निर्धारित करना चाहता हूं कि मैं क्यों आश्वस्त था कि मुझे इस विषय डेटा पर एक पूरी किताब समर्पित करनी चाहिए। डिजिटल क्रांति का वर्तमान युग, जो 20वीं सदी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ,
कनेक्टेड डिजिटल प्रौद्योगिकियों को व्यापक रूप से अपनाने से चिह्नित है, जिसने हमारे जीवन और व्यवसायों के विभिन्न पहलुओं को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है। डिजिटल अर्थव्यवस्था अब वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 15% से अधिक का योगदान देती है, जो पिछले एक दशक में कुल जीडीपी की तुलना में औसतन 2.5 गुना तेजी से बढ़ रही है। जैसे ही मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर घूमती हैं, शीर्ष 5 में से 4 दुनिया में सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियां प्रौद्योगिकी कंपनियां हैं, जिनमें से प्रत्येक का बाजार पूंजीकरण $1 ट्रिलियन से अधिक है। 2. आज हम अपने चारों ओर हो रही डिजिटल क्रांति के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। दशकों की तकनीकी प्रगति ने डिजिटल प्रौद्योगिकियों तक पहुंच को लोकतांत्रिक बना दिया है। मोबाइल फोन और कंप्यूटर ने डिजिटल को हमारे दैनिक जीवन में शामिल कर लिया है, जो इसके हर पहलू को प्रभावित कर रहा है, चाहे हम इसे पसंद करें या नहीं। ऐतिहासिक रूप से मानव प्रयास के प्रत्येक कालखंड में मानव प्रगति को परिभाषित करने वाले ये महत्वपूर्ण क्षण रहे हैं। पहली बार आग के निर्माण से लेकर स्पेसएक्स के पूर्ण प्रयोज्य रॉकेट तक। लेकिन हम में से अधिकांश लोग आमतौर पर तात्कालिक चिंताओं और प्रयासों की खोज में इन महत्वपूर्ण क्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं, केवल बाद में देखने और समय बीतने के माध्यम से उनके महत्व को पहचानने के लिए। अपनी पिछली पुस्तक विनिंग इन द डिजिटल एज में मैंने अन्य संगठनों की सेवा करने वाले सलाहकार और विभिन्न संगठनों में व्यवसाय और डिजिटल परिवर्तन का नेतृत्व करने वाले वरिष्ठ कार्यकारी के रूप में काम करते हुए पिछले 25 वर्षों की अपनी सीख साझा की। यह डिजिटल परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर व्यावहारिक अंतर्दृष्टि और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करके डिजिटल के जटिल और विशाल विषय पर स्पष्टता लाने का एक प्रयास था। इस यात्रा के दौरान मेरे लिए डिजिटल क्रांति का सबसे प्रमुख पहलू जो उभर कर सामने आया, वह था डेटा। मैं डेटा की अभूतपूर्व वृद्धि और इसके साथ आए अभूतपूर्व अवसरों का चश्मदीद गवाह रहा हूं। मैंने देखा है, और वास्तव में डेटा और एनालिटिक्स किसी संगठन में जो जबरदस्त अवसर ला सकते हैं, उन्हें प्रचारित करने वाली शुरुआती आवाजों में से एक रहा हूं। मैंने देखा है कि कैसे डेटा और एनालिटिक्स ने परामर्श और उससे परे की दुनिया को बदल दिया है, और डेटा आज जिस ताकत में बदल गया है, उससे मैं चकित रह गया हूं। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। मैं भी उस विनाश का अश्रुपूरित गवाह रहा हूं जो किसी संगठन में डेटा को अच्छी तरह से प्रबंधित करने में असमर्थता का कारण बन सकता है। जैसे जैसे डेटा का आकार और रूप बढ़ता गया, यह अपने आप में एक अथक शक्ति बन गया, एक ऐसी ताकत जिस पर काबू पाना हर दिन कठिन होता जा रहा है। यह अपने नंगे हाथों से सुनामी को रोकने की कोशिश करने जैसा था, इस हद तक कि इसमें पूरे संगठन पर हावी होने और यहां तक कि उसे नष्ट करने की क्षमता थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि डेटा आसानी से कैच 22 स्थिति पैदा कर सकता है, एक कठिन विरोधाभास जिसका कोई स्पष्ट रास्ता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति डेटा को सही तरीके से संभालना नहीं जानता है, तो चीजें आसानी से हाथ से निकल सकती हैं, और वह खुद को ऐसी स्थितियों में पा सकता है जिन्हें बचाना अक्सर असंभव होता है। बहुत नाटकीय। खैर, आइए मैं आपको वर्षों की अपनी यात्रा के बारे में बताता हूं, और मैं आपको स्वयं निर्णय लेने दूंगा। मैकिन्से में डेटा और एनालिटिक्स की शक्ति को पहचानना। मेरी डेटा यात्रा 1996 में मैकिन्से में एक सलाहकार के रूप में शुरू हुई। वे दिन थे जब ईमेल खाते आम नहीं थे या आसानी से उपलब्ध नहीं थे, और मोबाइल फोन एक विलासिता थी। हाँ, मुझे पता है कि वर्तमान पीढ़ी के लिए, जो शायद अपने माता पिता के मोबाइल फोन पर यूट्यूब आदि पर कार्टून स्ट्रीम करते हुए बड़ी हुई है, यह विश्वास करना कठिन है कि फोन के बिना जीवन का अस्तित्व है। मेरे बेटे, जो वर्तमान पीढ़ी का एक उत्पाद है, को यह आश्चर्यजनक लगा और उसने मुझसे एक बार पूछा, आपातकालीन स्थिति में आपने किसी से कैसे संपर्क किया? खैर, हमने किया, और हमने ठीक किया। लेकिन मुझे यकीन है कि अधिकांश सहस्राब्दी और सभी बेबी बूमर इससे संबंधित हो सकते हैं। वैसे भी मैं विषयांतर करता हूं, इसलिए मैकिन्से में एक सलाहकार के रूप में मेरा मुख्य काम डेटा को खंगालना था। 1996 एक डेटा दुर्लभ दुनिया थी, और मैकिन्से कहीं से भी डेटा निकालने, उसे समझने और ग्राहकों के लिए पैकेज करने की अपनी क्षमता के कारण रणनीति परामर्श में अग्रणी था। और यही काम करने के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ बिजनेस स्कूलों से मेरे जैसे लोगों को काम पर रखा गया था। उदाहरण के लिए, अगर हमें ब्राजील में ट्रैक्टर बाजार का आकार तय करना था, तो विश्वास करें या ना करें, यह 3 महीने की लंबी परियोजना होती थी, क्योंकि इंटरनेट से पहले के युग में इस तरह का डेटा कहीं भी आसानी से उपलब्ध नहीं था, और यह वस्तुतः मस्तिष्क झुकाने वाला व्यायाम था।
हम विभिन्न वैश्विक स्थानों से जानकारी एकत्र करने में कई दिन बिताते हैं। अक्सर कई देशों में यात्रा करते हैं, फिर उसका मिलान करते हैं और कई दृष्टिकोणों के आधार पर बाजार का आकार तय करते हैं। विश्लेषण में विश्वास पैदा करने के लिए हमने त्रिकोणासन जैसी विधियों का उपयोग किया। कुछ अनुमान प्राप्त करने के लिए 3 अलग अलग दृष्टिकोणों का उपयोग किया और फिर इसे उस संख्या तक सीमित कर दिया जो सबसे तार्किक प्रतीत होती थी। यहां समस्या यह थी कि चाहे यह कितना भी तार्किक क्यों न हो, फिर भी यह एक शिक्षित अनुमान से अधिक कुछ नहीं था और कुछ बेहतरीन दिमागों को ऐसा करने के लिए नियोजित किया गया था। डेटा की कमी वाली दुनिया की यही हकीकत थी। मैकिन्से में मेरी विशेषज्ञता ऑपरेशंस डायग्नोस्टिक्स और बेंचमार्किंग थी। पूरी दुनिया में यात्रा करना, कंपनी के आंतरिक डेटा की बाहरी सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ तुलना करना और कंपनी के लिए सुधार के अवसरों को उजागर करने के लिए अंतर्दृष्टि निकालना। इसलिए मैं दिन ब दिन डेटा और विश्लेषण से निपट रहा था। ऐसा करने के 4 साल बाद मैंने अगले 2 वर्षों के लिए अपना खुद का स्टार्टअप बनाने के लिए कंपनी छोड़ दी। लेकिन जैसा कि नियति को मंजूर था, चीजें योजना के अनुसार काम नहीं कर पाईं और मुझे मैकिन्से में वापस शामिल होने और मैकिन्से नॉलेज सेंटर मैककेसी का प्रमुख बनने का प्रस्ताव मिला, जिसे 1998 में स्थापित किया गया था। उस समय यह काफी नया था। बस कुछ ही लोग इसमें से कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा काम इस प्रयास का नेतृत्व करना और इस बैक ऑफिस प्रकार के सेटअप को बदलना था, जो उत्तरी अमेरिका में कुछ टीमों को रात भर अनुसंधान सहायता प्रदान करके एक सच्चे ज्ञान केंद्र में बदल देता था। लेकिन कंपनी के पास इसे हासिल करने के लिए कोई ठोस योजना नहीं थी। जब मैं जहाज पर आया तो मुझे एहसास हुआ कि 2000 से 2002 तक, जब मैं मैकिन्से से दूर था, केवल 2 वर्षों की अवधि में एक सूचना क्रांति हो गई थी। मैं सचमुच इस बात से दंग रह गया कि जिस तरह से अब डेटा उत्पन्न और उपभोग किया जा रहा है, उसमें कितना बदलाव आया है। और इसके पीछे मुख्य ताकत इंटरनेट के कारण डेटा की विस्फोटक वृद्धि थी। और 2-3 साल की छोटी सी अवधि में, जब मैं नहीं देख रहा था, सूचना की दुनिया पूरी तरह से बदल गई थी। जिस जानकारी को इकट्ठा करने के लिए हमने 3 से 4 महीनों तक मेहनत की, जिसके लिए अत्यधिक कुशल, उच्च वेतन वाले पेशेवरों की आवश्यकता थी, वह अब एक बटन के क्लिक पर उपलब्ध थी और इसे कोई भी व्यक्ति कर सकता था जिसके पास इंटरनेट का उपयोग और बुनियादी गूगल खोज कौशल था। यह मेरे लिए एक कठिन क्षण था, रहस्योद्घाटन का एक क्षण कि मैककेसी, जिसे अब तक परामर्श का गरीब चचेरा भाई माना जाता था, के पास अचानक खजाने की चाबियां थीं। अब यह वह ईंधन था जिसने परामर्श इंजन को चालू किया और परामर्श टीमों को या तो सशक्त बनाने या मध्यस्थता समाप्त करने की क्षमता रखता था। हम बहुत तेजी से सूचना दुर्लभ दुनिया से सूचना प्रचुर दुनिया में चले गए थे। मैंने वह अवसर देखा जो डेटा प्रचुरता के साथ आया था। डेटा ज्ञान का एक स्रोत बन गया जिसे बहुत तेजी से और प्रभावी ढंग से अंतर्दृष्टि में अनुवादित किया जा सकता है। वोइला, मुझे मैककेसी को एक अद्वितीय सर्वोत्तम श्रेणी के ज्ञान केंद्र में बदलने का गुप्त घटक मिल गया था। कैसे? आइए ट्रैक्टर बाजार के आकार के परिदृश्य पर फिर से विचार करें। अब डेटा न केवल बाजार के आकार, बल्कि खिलाड़ियों की संख्या, प्रत्येक खिलाड़ी की बाजार हिस्सेदारी आदि पर भी उपलब्ध था। सारी जानकारी बस एक माउस क्लिक दूर थी। इसके अलावा, चूंकि यह डेटा बढ़ता रहा, अब हमारे पास इसे कई वर्षों में अनुदैर्ध्य रूप से और क्रॉस सेक्शनल रूप से कई खिलाड़ियों के बीच कैप्चर करने का अवसर मिला है। इसलिए विश्लेषकों की भूमिका डेटा खोजने से लेकर इसे एक साथ लाने और गहरी अंतर्दृष्टि उत्पन्न करने के लिए इसका विश्लेषण करने तक विकसित हुई। ज्ञान केंद्र महज एक सूचना प्रसार केंद्र से कहीं अधिक बन गया था। यह अब एक अनुसंधान और सूचना केंद्र था। हमें डेटा के महत्व का एहसास होने लगा, क्योंकि अब हमारे पास पर्याप्त जानकारी थी कि हम उस पर शोध कर सकते थे। अब हमें कोई रोक नहीं सकता था। आप सुन रहे हो। जैसे जैसे अनुसंधान क्षमताएं बड़ी और अधिक परिष्कृत होती गईं, अनुसंधान और सूचना केंद्र का नाम बदलकर नॉलेज नेटवर्क कर दिया गया। और जैसे जैसे डेटा बढ़ता रहा, हमने व्यवस्थित तरीके से विभिन्न उद्योग कार्यक्षेत्रों और कार्यात्मक क्षेत्रों से इसे एक साथ लाना शुरू कर दिया, जो कि जिसे हम मालिकाना ज्ञान कहते हैं, और मैकिन्से में मालिकाना डेटाबेस के निर्माण की नींव बन गया। परिणाम स्वरूप जो विशेषज्ञता पहले लोगों के दिमाग में थी, उसे अब संस्थागत बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अब हम डायग्नोस्टिक्स विकसित करने में सक्षम थे, जो व्यवस्थित रूप से प्रत्येक उद्योग के लिए बेंचमार्किंग डेटा को एक साथ लाएगा, जो मैकिन्से द्वारा आज शुरू की गई कई परियोजनाओं के लिए शुरुआती बिंदु है।
हम गहरी विशेषज्ञता और अनुसंधान क्षमताओं का निर्माण करने में सक्षम थे, जिसने आज दुनिया की सबसे अच्छी परामर्श फर्मों में से एक के अपने ग्राहकों के साथ जुड़ने के तरीके को वास्तव में बदल दिया। इस तरह हम डेटा से विश्लेषण, अंतर्दृष्टि और अंततः डेटा से वास्तविक मूल्य उत्पन्न करने की ओर अग्रसर हुए। और यह मुझे MCKC में विश्लेषण क्षमताएं स्थापित करने के बारे में एक और दिलचस्प कहानी पर लाता है। डेटा दुर्लभ दुनिया में समस्या समाधान मुख्य रूप से निगमनात्मक तर्क परिकल्पना मार्ग का उपयोग करके किया जाता था, लेकिन अब अचानक हमारे पास ग्राहक डेटा के बाइट्स और बाइट्स तक पहुंच थी, जिसका उपयोग सटीक विभाजन करने के लिए किया जा सकता था। और यह डेटा हर मिनट बढ़ता जा रहा था। अचानक हम सिर्फ 10 नहीं बल्कि 10,000 डेटा पॉइंट्स के साथ काम कर रहे थे। इतने बड़े पैमाने पर डेटा का विश्लेषण करने के लिए एक्सेल से अधिक उन्नत तकनीकों की आवश्यकता होती है। और देखो, उस समय हमारे पास सांख्यिकीय विश्लेषण प्रणाली SAS और सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकीय पैकेज SPSS जैसी प्रौद्योगिकियां थीं, जो एक समय में डेटा की 2 अरब पंक्तियों तक से निपट सकती थीं। 3. यह मेरे लिए एक और यूरेका क्षण था, क्योंकि मैंने एक बिल्कुल नए को पहचाना, अवसरों की दुनिया जो ये प्रौद्योगिकियां हमारे लिए खोल सकती हैं। हमें अब बुद्धिमान अनुमानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। हम कम जनशक्ति और अधिक सटीकता के साथ डेटा के बड़े सेट का तेजी से विश्लेषण कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के विश्लेषण कर सकते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मुझे यह भी एहसास हुआ कि जैसे जैसे डेटा बढ़ता जा रहा है, नए और अधिक परिष्कृत विश्लेषणात्मक उपकरणों को उन्नत किए बिना व्यापक अंतर्दृष्टि उत्पन्न करना असंभव हो जाएगा और हमें एक परामर्श फर्म के रूप में पीछे छूट जाने का जोखिम उठाना पड़ सकता है। यह अक्सर किसी भी बड़े चलन के साथ सच होता है, यहां तक कि सबसे अच्छे और सबसे अनुभवी दिमाग भी किसी विचार के घटना बनने से पहले उसकी क्षमता का अनुमान लगाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा वर्षों से काम कर रहे आजमाए और परखे हुए फॉर्मूले से हटकर कुछ नया और मौलिक प्रयास करना सभी के लिए इतना आसान नहीं है। उस समय मैकिन्से जैसी महान कंपनी में भी यही स्थिति थी, लेकिन मुझे विश्वास था कि बड़े पैमाने पर एक विशेष विश्लेषण क्षमता स्थापित करना वास्तव में मैकिन्से के लिए एक महत्वपूर्ण धुरी बिंदु था। इसलिए मैंने इसे मैकिन्से के कई हितधारकों के सामने कई बार रखा, जिसमें एक विस्तृत अध्ययन और कई प्रमाण बिंदुओं के साथ शेयरधारक परिषद, मैकिन्से के भीतर सर्वोच्च निर्णय लेने वाला मंच जाना भी शामिल था। फिर भी मैकिन्से के शीर्ष अधिकारियों के लिए यह समझना मुश्किल था कि भारत में बैठे विश्लेषकों की यह नई नस्ल कुछ ऐसा हासिल कर सकती है, या शायद उससे भी बेहतर कर सकती है, जो हार्वर्ड जैसे सर्वश्रेष्ठ दिमाग नहीं कर सके। फिर मैं अभी तक हार मानने के लिए तैयार नहीं था, यहां तक कि 2005-06 में फर्म की पहल मैकिन्से प्रैक्टिस ओलंपिक में भी, जहां सहकर्मी नए ज्ञान और नवाचार पहल के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, मैंने इस पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था कि एनालिटिक्स भविष्य में परामर्श का चेहरा कैसे बदलने जा रहा है। अफसोस, वहां भी मुझे उदासीन प्रतिक्रिया मिली। अपने दृढ़ विश्वास पर अडिग रहते हुए मैंने इस विचार को आगे बढ़ाना जारी रखा। टॉप डाउन समर्थन के अभाव में हमने बॉटम अप प्रयोग का मार्ग अपनाया, और यह अवसर निश्चित रूप से मैकिन्से जैसी विकेंद्रीकृत वैश्विक फर्म में मौजूद था। इसमें कुछ समय लगा, लेकिन हमने विशिष्ट विश्लेषण क्षमताओं की एक श्रृंखला का निर्माण किया, जिनमें से अधिकांश मैकिन्से के लिए पूरी तरह से नई थीं, और इसे अपने ग्राहकों के साथ जुड़ाव के नए क्षेत्र बनाने में मदद मिली। एनालिटिक्स और अन्य डेटा संचालित क्षमताओं, जिनका मैंने पहले उल्लेख किया था, ने न केवल अपने समय का सबसे नवीन ज्ञान केंद्र बनाने में मदद की, बल्कि मौलिक रूप से यह भी बताया कि मैकिन्से जैसी महान परामर्श फर्म अपने ग्राहकों को कैसे सेवा प्रदान करती है। आज डिजिटल और एनालिटिक्स, मालिकाना ज्ञान और प्लेटफॉर्म का संयोजन मैकिन्से के वैश्विक राजस्व का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। यह कहानी है कि कैसे डेटा और एनालिटिक्स ने केवल 20 से 25 वर्षों की छोटी अवधि में परामर्श परिदृश्य को बदल दिया, इसे इतने गहरे तरीकों से प्रभावित किया। मैकिन्से जैसी कंपनी ने शुरू में इसके लिए वास्तव में कभी योजना नहीं बनाई थी, और उनके जैसे कई संगठनों को डेटा द्वारा लाए जा रहे परिवर्तनों की प्रबल ताकत के कारण अनुकूलन करने, जीवित रहने या आगे रहने के लिए अपने व्यवसाय मॉडल को पूरी तरह से बदलना पड़ा। फ्लिपकार्ट पर डेटा के स्याह पक्ष से निपटना। अब जब मैंने डेटा के अच्छे पक्ष के बारे में बात की है, तो मुझे डेटा के काले पक्ष का भी खुलासा करना चाहिए।
ये कहानी तब शुरू हुई जब मैं 2016 की शुरुआत में फ्लिपकार्ट से जुड़ा, जो भारत के प्रमुख ई कॉमर्स दिग्गजों में से एक है। लेकिन उस समय भी इसे भारतीय स्टार्टअप विस्फोट का पोस्टर चाइल्ड माना जाता था, और फ्लिपकार्ट की संस्कृति मेरे संपर्क में आने वाली संस्कृति से बिल्कुल अलग थी। जबकि मैकिन्से का दृष्टिकोण अधिक परिकल्पना संचालित था, फ्लिपकार्ट पूरी तरह से डेटा से ग्रस्त था। सब कुछ डेटा संचालित था। प्रत्येक कर्मचारी हर दिन हजारों डेटा बिंदुओं के संपर्क में था और उनसे निपट रहा था। हमारी दैनिक स्टैंड अप बैठकों में 100 से अधिक लोग शामिल हुए और सभी ने संख्या में बात की। और मैं, एक आईआईटीएन, एक आईआईएम स्नातक, एक पूर्व मैकिन्से सलाहकार, एक मुख्य अनुभव अधिकारी सीएक्सओ, जो खुद को डेटा एनालिटिक्स में बहुत अच्छा मानता था, संख्याओं के अंतहीन समुद्र से संघर्ष कर रहा था। उस समय हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट फ्लिपकार्ट डेटा प्लेटफॉर्म एफडीपी था, जिसमें सभी फ्लिपकार्ट डेटा को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, सच्चाई का एक एकल स्रोत बनाना और ग्राहकों के बारे में एक दृष्टिकोण बनाना था। फ्लिपकार्ट को वास्तव में डेटा संचालित बनने का जुनून था, ताकि सभी सूचनाओं को एक ही स्थान पर लाकर वहां काम करने वाले सभी लोग समान रूप से देख सकें। हमारा मानना था कि यह अद्वितीय और नवीन अंतर्दृष्टि उत्पन्न करने का उत्तर था। अब 2014 और 2016 के बीच फ्लिपकार्ट अधिग्रहण की होड़ में था। इसने अपने फैशन और लाइफस्टाइल सेगमेंट को जोड़ने के लिए 2 ई कॉमर्स कंपनियों मिंत्रा और जबोंग का अधिग्रहण किया और अपने डिलीवरी ऑपरेशन को बढ़ाने के लिए मैपमे इंडिया में हिस्सेदारी हासिल की। वर्ष 2016 फ्लिपकार्ट के लिए भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने 100 मिलियन ग्राहक प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार कर लिया। इतने महत्वपूर्ण ग्राहक आधार और संचालन में विस्तार के साथ उस समय उत्पन्न होने वाले डेटा की मात्रा की कल्पना करें। परिणाम स्वरूप स्थिति शीघ्र ही नियंत्रण से बाहर हो गई। 2016 के अंत तक फ्लिपकार्ट अपनी स्थापना के बाद से सबसे बड़े संकट से गुजर रहा था। परिणाम स्वरूप शीर्ष प्रबंधन स्तर पर एक बड़ा आंतरिक फेरबदल हुआ। अमेजन धीरे धीरे ई कॉमर्स क्षेत्र पर आक्रमण कर रहा था। कंपनी को हर साल $1 अरब से अधिक का नुकसान हो रहा था और नकदी की कमी के कगार पर थी। संक्षेप में, $7 अरब की कंपनी इस समय वस्तुतः अस्तित्व के संकट से जूझ रही थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जिस पर प्रबंधन टीम अक्सर बहस कर रही थी, वह यह नहीं थी कि हम पैसे खो रहे थे, या कि अमेजन ने हमें हरा दिया था, या कि हमें निवेशक नहीं मिल रहे थे। हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि डेटा प्लेटफॉर्म पूरी तरह से एक बाधा बन गया था, जिसने कंपनी में निर्णय लेने और कार्यान्वयन को काफी प्रभावित किया। सत्य का एक एकल स्रोत और उनके ग्राहक का एक एकल दृष्टिकोण एक टर्बो चार्जर की तरह काम करने की उम्मीद थी, जो हमें ई कॉमर्स की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन उस धारणा के विपरीत इसने कंपनी के निर्णय लेने और संचालन को रोक दिया, जिससे सब कुछ अचानक रुक गया। सत्य का एकमात्र स्रोत अब कंपनी के लिए सबसे बड़ी बाधा बन गया है। यह कड़वी हकीकत है। निर्णय लेने में एक मुख्य गलती जो अधिकांश संगठन और उनके डेटा और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ कर रहे हैं, वह उस गति को कम आंकना है जिस गति से डेटा बढ़ रहा है और भविष्य में भी बढ़ता रहेगा। जैसा कि मैंने बाद में अध्याय 2 में बताया है, डेटा ज्यामितीय प्रगति में बढ़ रहा है, जबकि इस डेटा से निपटने के लिए जो प्रौद्योगिकियां बनाई जा रही हैं, वे अंकगणितीय प्रगति में बढ़ रही हैं। इसलिए अंतर बढ़ता ही जाएगा और प्रौद्योगिकी हमेशा इसे पकड़ने में विफल रहेगी। इसलिए इसे कठिन तरीके से सीखते हुए मैंने अब सत्य के एकल स्रोत या ग्राहक के एकल दृष्टिकोण के मिथक पर विश्वास करना बंद कर दिया है। इसे हासिल करना बहुत कठिन उपलब्धि है। फ्लिपकार्ट में हमें इसका एहसास भी कठिन तरीके से हुआ। दुनिया के सबसे अच्छे इंजीनियर उन दिनों फ्लिपकार्ट ने क्रेम डेला क्रेम को काम पर रखा था, इसे हल करने में लग गए। लेकिन अफसोस, राजा के सभी घोड़े और राजा के सभी आदमी हम्टी को फिर से एक साथ नहीं रख सके। हमने महसूस किया कि हमें इस असंभव कार्य को छोड़ देना चाहिए और डेटा समस्या से बिल्कुल अलग तरीके से निपटना चाहिए। सौभाग्य से हमारे पास कुछ व्यावहारिक दिमाग थे जो उस अंतहीन प्रौद्योगिकी पहेली से दूर जा सकते थे जिसमें हम फंसे हुए थे। और तभी हमें एहसास हुआ कि हम डेटा समस्या को केवल एक इंजीनियरिंग समस्या के रूप में हल नहीं कर सकते। इसके लिए एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। चूंकि डेटा बहुत बड़ा और विविध था, गुणवत्ता हमेशा एक मुद्दा थी, और फ्लिपकार्ट का व्यवसाय वास्तविक समय के डेटा के आधार पर वास्तविक समय की कार्रवाई करने पर निर्भर था। चुनौती यह थी कि हम हर बार सही डेटा और सटीक डेटा कैसे प्राप्त करें।
और यही वह क्षण था जब मेरे लिए बिग डेटा का एक और मिथक कि बड़ी संख्या का नियम गुणवत्ता का ध्यान रखेगा भी दूर हो गया। असल जिंदगी में यह काम नहीं आया। प्रतिदिन आने वाले ट्रकों से भरे डेटा की गुणवत्ता का प्रबंधन करना एक असंभव कार्य था। उत्तर था छोटी शुरुआत करना। इसे अधिक प्रबंधनीय बनाने के लिए हमने समस्या को कम कर दिया है। हमने पहले केवल 4 महत्वपूर्ण निर्णयों से निपटने का निर्णय लिया। हमने उन्हें उपयोग के मामले कहा जिन्हें हम चलाना चाहते थे। इन निर्णयों को आगे बढ़ाने के लिए हमने केवल उनके लिए आवश्यक डेटा पाइपलाइनों की संख्या की पहचान की, जो लगभग 100 बनाम 7000 थी, जिसके साथ हम पहले काम कर रहे थे। फिर इन पाइपलाइनों को साफ किया गया और उन उपयोग के मामलों के लिए क्यूरेट किया गया। और चूंकि यह एक प्रबंधनीय कार्य था, इसलिए हम इसे काम कर सकते थे। और फिर हमने बड़ी संख्या में उपयोग के मामलों में भी उसी मोड को दोहराना जारी रखा, और धीरे धीरे हमने खुद को एक बहुत बड़े डेटा छेद से बाहर निकाला। और डेटा यात्रा जारी है। मेरी डेटा यात्रा तब भी जारी रही जब मैं 2017 के अंत में इंसेडो इंक के सीईओ के रूप में शामिल हुआ। और विश्वास करें या न करें, मैं यह देखकर चकित था कि हमारे सबसे बड़े ग्राहकों में से एक वैश्विक वित्तीय संस्थान भी इसी कोशिश के जाल में फंस रहा था। जोखिम और अनुपालन के दृष्टिकोण से अपने सभी डेटा को समेकित करके सत्य का एक एकल स्रोत बनाना। पिछले कुछ वर्षों में इस परियोजना पर करोड़ों डॉलर खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन अंततः परियोजना को रद्द कर दिया गया क्योंकि वे अप्राप्य के पीछे भाग रहे थे। आपदा को घटित होने से रोकने के लिए मैंने घटनास्थल पर बहुत देर से कदम रखा, लेकिन यहां एक और सबूत था कि इस तरह के बड़े धमाके वाले दृष्टिकोण शायद ही कभी काम करते हैं। और यही कारण है कि बड़ी डेटा पहल, जिसमें बहुत अधिक पैसा खर्च होता है, अभी भी अक्सर अपेक्षित प्रभाव देने में विफल रहती है। इसके विपरीत इंसीडो का एक अन्य ग्राहक, एक टेलीकॉम खिलाड़ी, सभी डेटा झीलों की एक डेटा झील बनाने के लिए अपने सभी ग्राहक डेटा को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा था। और मैं स्पष्ट रूप से उन्हें डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर कभी न खत्म होने वाले खर्च के खतरनाक भंवर की ओर तेजी से बढ़ते हुए देख सकता हूं। लेकिन यहां हम स्थिति को बचाने में मदद कर सकते हैं। हमने बहुत सारा जमीनी काम किया और यह साबित करने के लिए एक मामला बनाया कि अधिक केंद्रित व्यावसायिक उपयोग केस केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना बेहतर होगा। इसके आधार पर जिस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की परिकल्पना की जा रही थी, उसे मॉडरेट किया गया। इस पुस्तक में प्रमुख विषयों को शामिल किया गया है। डेटा पर यह पुस्तक ऐसे प्रयोगों से सीख को सामने लाने और डेटा की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए कार्रवाई योग्य रणनीतियों का सुझाव देने का मेरा प्रयास है, खासकर जब हम एआई युग में आगे बढ़ रहे हैं। मैं यह दावा नहीं करता कि मुझे पवित्र कब्र मिल गई है, क्योंकि डेटा इतना विशाल और जटिल विषय है जो और भी जटिल होता जा रहा है, और इसलिए इसे पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। लेकिन इन वर्षों में मैंने यह समझने के लिए अथक प्रयास किया है कि डेटा कैसे काम करता है, और मेरा मानना है कि मैं डेटा की शक्ति को उजागर करने के लिए कुछ प्रमुख मंत्रों को उजागर करने में सफल रहा हूं। अन्वेषण और रहस्योद्घाटन की इस यात्रा के माध्यम से मैं संगठनों, उद्यमियों और युवा पेशेवरों को कुछ महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि और एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करना चाहता हूं। और यह पुस्तक केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो दिन ब दिन डेटा से निपटते हैं। इसमें हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। उस व्यक्ति से जो हर दिन इंटरनेट के माध्यम से डेटा के साथ बातचीत कर रहा है, मल्टी मिलियन या मल्टी बिलियन डॉलर कंपनियां जो अपने डिजिटल परिवर्तन एजेंडे के बीच में हैं, से लेकर राजनीतिक नेता जो जटिल राष्ट्रीय और वैश्विक समस्याओं को हल करना चाहते हैं। डेटा हर किसी के लिए एक मूल्यवान संपत्ति है, और इसलिए इससे निपटना एक महत्वपूर्ण कौशल है जिसमें हम में से प्रत्येक को डेटा फर्स्ट दुनिया में जीतने के लिए महारत हासिल करनी चाहिए। बुक को 3 खंडों में बांटा गया है। अनुभाग आई डेटा फर्स्ट वर्ल्ड को समझने के लिए समर्पित है। डिजिटल युग और आने वाले एआई युग को शक्ति देने वाला ईंधन डेटा है, जैसे बिजली ने दूसरी औद्योगिक क्रांति को संचालित किया। इस चौथी औद्योगिक क्रांति डिजिटल युग में डेटा महत्वपूर्ण अवसर और लाभ का एक स्रोत है, यदि इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए, जैसा कि गूगल और अमेज़न जैसे डिजिटल मूल निवासियों द्वारा सिद्ध किया गया। ये खंड उन अवसरों को रेखांकित करता है जो डेटा की विस्फोटक वृद्धि ने संगठनों और व्यक्तियों के लिए लाए हैं, और उन चुनौतियों पर प्रकाश डालता है जो उभरती हैं, क्योंकि संगठन अब डेटा की तेजी से मात्रा से निपटने के लिए मजबूर हैं, जबकि प्रौद्योगिकियां पकड़ में आ रही हैं। इस खंड में 5 अध्याय हैं। मैं डिजिटल युग में डेटा विस्फोट अध्याय 1 पर प्रकाश डालते हुए शुरुआत करता हूं। इंटरनेट के आगमन के साथ
डेटा में तेजी से वृद्धि देखी गई, जिससे बिग डेटा की घटना सामने आई। यह वृद्धि 3 मुख्य आयामों मात्रा, विविधता और वेग में विकसित हुई, क्योंकि आकार, प्रकार और पीढ़ी की गति के संदर्भ में डेटा का विस्तार हुआ। फिर मैंने डिजिटल युग के लिए ईंधन डेटा पर प्रकाश डाला, जो जीवन और व्यवसाय के हर पहलू को शक्ति प्रदान करता है, अनुभवों को बदलता है और उद्योग की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। अध्याय 2। जैसे जैसे संगठन विशाल ग्राहक डेटा तक पहुंच प्राप्त करते हैं, वे मूल्य निर्माण और व्यवसाय मॉडल की फिर से कल्पना करने के लिए अभूतपूर्व अवसरों को अनलॉक करने में सक्षम होते हैं। इसके बाद मैं डेटा अंतर्दृष्टि कार्य प्रभाव DII ढांचे के माध्यम से मूल्य पुनर्कल्पना की संभावना पर प्रकाश डालता हूं, जो संगठनों को डेटा से परिवर्तनकारी मूल्य का एहसास करने में सक्षम बनाता है। अध्याय 3। अंतर्दृष्टि उत्पन्न करके और प्रभावी कार्रवाई करके संगठन ग्राहकों और स्वयं के लिए ठोस सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। डेटा की सर्वव्यापी प्रकृति और उपलब्ध कराए गए अभूतपूर्व अवसरों के बावजूद अधिकांश संगठन डेटा से अधिकतम मूल्य प्राप्त करने के लिए संघर्ष क्यों कर रहे हैं? मेरे अध्ययन से उन चुनौतियों की विरोधाभासी प्रकृति का पता चलता है, जिनका आज अधिकांश संगठन सामना कर रहे हैं। डेटा विरोधाभास। अध्याय 4। एक ओर वे डेटा के भारी 3V मात्रा, विविधता, वेग, विस्फोट से निपटने में असमर्थ हैं, जबकि दूसरी ओर वे डेटा संचालित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए प्रासंगिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। नवीन प्रौद्योगिकियों को तैनात करने के निरंतर प्रयासों के बावजूद समस्याएं बनी हुई हैं। करीब से जांच करने पर मैंने पाया कि मूल कारण प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के साथ डेटा समस्या को हल करने पर असंगत ध्यान केंद्रित करना है, जो मेरे अनुभव में पर्याप्त नहीं है। अध्याय 5। अधिकांश बार डेटा विरोधाभास का मूल कारण भौतिक प्रौद्योगिकी अवसंरचना की तुलना में अधिक तार्किक, हल की जाने वाली समस्या को सीमित करना होता है, और यदि यह अनसुलझा रहता है तो संगठन पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार डेटा क्रांति युग के अस्थिर पानी से निपटने के लिए संगठनों को समस्या के मूल कारण को समझना चाहिए, ताकि मुद्दों को कम किया जा सके और एक संरचित और व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से इसे हल करने का प्रयास किया जा सके। खंड डिबू में डेटा फर्स्ट वर्ल्ड में अधिकतम मूल्य। मैं डेटा के मूल्य प्राप्ति को अधिकतम करने के लिए डेटा की विस्फोटक वृद्धि द्वारा लाई गई सभी अराजकता को समझने के लिए एक अभिनव और व्यावहारिक तरीका प्रस्तावित करता हूं। मैं एक 13 घटक समाधान ढांचे का प्रस्ताव करता हूं, जिसे मैं यूनिफाइड सॉल्यूशन फ्रेमवर्क कहता हूं, जो संगठनों के लिए डेटा फर्स्ट दुनिया और AI युग में सफल होने के लिए 13 मंत्र हो सकता है। इन 13 घटकों को 5 परतों में विभाजित किया गया है। परत एक व्यावसायिक उद्देश्य है, जो किसी भी संगठन के लिए शुरुआती बिंदु है। यहां मैं इस बात पर जोर देता हूं कि व्यावसायिक समस्याओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना महत्वपूर्ण है। अध्याय 7। क्योंकि मेरे अनुभव में व्यावसायिक समस्याओं को तार्किक घटकों में तोड़ना, उन्हें प्राथमिकता देना और तदनुसार डेटा आवश्यकताओं को मैप करना, वास्तव में हल की जाने वाली डेटा समस्या को कम करना, डेटा प्रक्रिया को अधिक केंद्रित और प्रबंधनीय बनाने का एकमात्र तरीका है। दूसरी परत डेटा के 3V विस्फोट के कारण आज संगठनों को उपलब्ध कराए गए समृद्ध, विविध डेटा इकोसिस्टम को पहचान रही है और समझ रही है। यहां मैंने 3 प्रमुख प्रकार के डेटा पर प्रकाश डाला है: बहुस्रोत डेटा, वास्तविक समय डेटा और मालिकाना डेटा। अध्याय 8-10, जो मेरा मानना है कि संगठनों के लिए असंगत मूल्य सृजन को प्रेरित करता है। व्यापक और अधिक सार्थक अंतर्दृष्टि उत्पन्न करने के लिए मल्टी सोर्स डेटा महत्वपूर्ण है। गति के साथ कार्रवाई करने के लिए रियल टाइम डेटा आवश्यक है, और मालिकाना डेटा संगठनों को स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ बनाने में सक्षम बनाता है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, आज प्रचुर मात्रा में डेटा उपलब्ध होने के बावजूद संगठन बढ़ती जटिलता और पैमाने के कारण इसका प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिए संघर्ष करते हैं। डेटा की मात्रा, विविधता और वेग 3Vs को ध्यान में रखते हुए और इसे सार्थक अंतर्दृष्टि या कार्यों में अनुवाद करने के लिए एक सुविचारित डेटा आर्किटेक्चर की आवश्यकता होती है। इसलिए तीसरी परत प्रौद्योगिकी अवसंरचना डेटा के 3V को एक साथ लाने के सही तरीके पर जोर देती है, एक ऐसे रूप में जहां इसका उपयोग कई व्यावसायिक समस्याओं को हल करने के लिए संयोजन में किया जा सकता है। यहां मैं एक अनुकूलित डेटा स्टैक के निर्माण की गंभीरता पर जोर देता हूं, जो स्केलेबिलिटी को सक्षम बनाता है और डेटा प्रबंधन मूल्य श्रृंखला की विभिन्न परतों के एंड टू एंड एकीकरण की सुविधा प्रदान करता है, जो आधुनिक डेटा स्टैक। अध्याय 11,
के निर्माण के बिना संभव नहीं है। एक बार डेटा पारिस्थितिकी तंत्र और प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे की स्थापना हो जाने के बाद संगठनों को डेटा पहल से वांछित रिटर्न प्राप्त करने के लिए कोर प्रक्रियाओं का निर्माण करना होगा, जो कि परत 4 है। किसी भी डेटा पहल के सफल कार्यान्वयन के लिए इन मुख्य प्रक्रियाओं को स्थापित करना और संस्थागत बनाना महत्वपूर्ण है। यहाँ मैं व्यूस्या, अस्थिरता, अनिश्चितता, जटिलता और अस्पष्टता, दुनिया में समस्याओं की उभरती प्रकृति को सफलतापूर्वक अनुकूलित करने के लिए चपलता के महत्व पर प्रकाश डालता हूँ। अध्याय 14। मैं स्पीड 1 पहल के माध्यम से अल्पकालिक व्यापार मूल्य प्रदान करके शुरू करने के लिए 2 स्पीड दृष्टिकोण की सिफारिश करता हूं, जबकि स्पीड 1 पहल को एक साथ लाकर दीर्घकालिक क्षमताओं स्पीड 2 का निर्माण करता हूं। इसके अलावा मैं डेटा डेमोक्रेटाइजेशन अध्याय 15 के महत्व पर चर्चा करता हूं। सभी कर्मचारियों को किसी भी समय निर्बाध पहुंच के साथ उचित रूप से डेटा उपलब्ध कराना, साथ ही उन्हें सही स्तर के ज्ञान और इसे प्रभावी ढंग से उपयोग करने की जानकारी के साथ सशक्त बनाना, बेहतर, अधिक सूचित निर्णय लेने और पूरे संगठन में तेजी से कार्रवाई करने में सक्षम बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। और जबकि डेटा को सभी के लिए सुलभ और उपलब्ध बनाना सर्वोपरि है, यदि सही डेटा सुरक्षा उपाय नहीं किए गए तो डेटा संचालित संगठन के निर्माण के सभी प्रयास आसानी से खतरे में पड़ सकते हैं। अध्याय 16। और डेटा खतरों की बढ़ती जटिलता और लगातार बढ़ते डेटा और प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र के कारण बढ़ती कमजोरियों के साथ मैं संदर्भ को ध्यान में रखते हुए शून्य विश्वास वास्तुकला को लागू करने की सलाह देता हूं। और अंत में संगठन और संस्कृति, जो एकीकृत समाधान ढांचे की 5वीं परत बनाते हैं, लोगों की मानसिकता और व्यवहार को इस तरह से संबोधित करते हैं जो संगठन के डीएनए को मौलिक रूप से बदल देता है। इस प्रकार डेटा से परिवर्तनकारी मूल्य चलाने की इसकी समग्र क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। यहां मैं प्रभावी संगठनात्मक संरेखण अध्याय 17 के निर्माण के लिए डेटा पहल को निष्पादित करने के लिए संगठनात्मक संरचनाओं, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और सबसे प्रभावी संगठन डिजाइन पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता के बारे में बात करता हूं। मैं आंत आधारित निर्णय प्रक्रिया से दूर जाने के लिए 3 आयामी दृष्टिकोण अपनाने के महत्व पर भी जोर देता हूं, जहां निर्णय सबसे अधिक वेतन पाने वाले व्यक्ति की राय हाई पीपीओ के आधार पर लिए जाते हैं और एक मजबूत डेटा संस्कृति अध्याय 18 का निर्माण किया जाता है। और अंत में जैसे जैसे बिग डेटा की दुनिया अधिक जटिल होती जा रही है, प्रौद्योगिकियां तेजी से विकसित हो रही हैं और एआई मुख्य धारा में आ रहा है, मैं देख रहा हूं कि विशेष डेटा प्रतिभा की भूमिका भी महत्वपूर्ण रूप से विकसित हो रही है। अध्याय 19। डेटा प्रतिभा को मूल डेटा कौशल से आगे बढ़कर गहन समस्या समाधान, आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता, कहानी कहने और गहन डोमेन ज्ञान जैसे पहलुओं को शामिल करने की आवश्यकता है, क्योंकि फोकस व्यावसायिक परिणामों को प्राप्त करने और प्रभाव बढ़ाने पर केंद्रित है। डेटा संचालित संगठन बनाने के लिए जिन 5 परतों को एक साथ आना होगा, उन सभी को एक साथ रखने के लिए किसी चीज की आवश्यकता होगी। एकीकृत समाधान फ्रेमवर्क की प्रत्येक परत पर प्रयासों को एकीकृत करने वाला गोंद 2 महत्वपूर्ण तत्व हैं, जिन्हें मैं इंटीग्रेटर्स कहता हूं। पहला, डेटा गुणवत्ता। मेरे लिए बिग डेटा दुनिया की सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि विशाल और विविध डेटा सेट लगातार उत्पन्न होने और नए उपयोग के मामले सामने आने के कारण डेटा अधिक जटिल होता जा रहा है। अध्याय 12। मैं गुणवत्ता संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए संदर्भ प्रथम दृष्टिकोण का प्रस्ताव करता हूं। मेरे लिए दूसरे इंटीग्रेटर में डेटा से मूल्य अधिकतम करने का सबसे प्रभावी समाधान बनने की क्षमता है। ये डिजिटल व्यवसाय समाधान, जिन्हें डेटा उत्पाद कहा जाता है, व्यावसायिक परिणाम देने के लिए डेटा स्टैक में विभिन्न तत्वों को एकीकृत करने वाले एक ऊर्ध्वाधर स्लाइस के रूप में बनाए गए हैं, जो संगठनों को गति से और दोहराए जाने योग्य तरीके से प्रभाव प्रदान करने में मदद कर सकते हैं। अध्याय 13। खंड 3 में व्यक्तियों और उससे परे के लिए डेटा इस उद्धरण के साथ आगे बढ़ता है। जैसा सूक्ष्म जगत है वैसे ही स्थूल जगत है, जैसा स्थूल जगत है वैसे ही सूक्ष्म जगत है। मैं गियर बदलता हूं और व्यक्तिगत स्तर पर झूम करता हूं और जूम आउट करता हूं समाज और राष्ट्रों का वृहद स्तर। मैं डेटा विरोधाभास की सार्वभौमिक प्रकृति का पता लगाता हूं, जिसे अध्याय 4 में उजागर किया गया है, जो आज संगठनों को परेशान करता है। मैं इस बात पर जोर देता हूं कि उद्यम स्तर पर जो डेटा विरोधाभास सच है, वह व्यक्तिगत स्तर और समाज वैश्विक स्तर, दोनों पर भी लागू होता है। अध्याय 14।
अध्याय 20 दोनों पर भी मौजूद है। मैं इस अनुभाग को इस बात पर विस्तार से शुरू करता हूं कि कैसे बिग डेटा ने हाइपर पर्सनलाइजेशन की दुनिया को जन्म दिया है, एक सेगमेंट का निर्माण किया है जहां प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है और इसलिए उत्पादों और सेवाओं को तेजी से व्यक्तिगत स्तर पर अनुकूलित किया जा रहा है, न कि व्यक्तिगत स्तर पर, सामूहिक स्तर पर जैसा कि परंपरागत रूप से हो रहा था। अध्याय 21। लेकिन इसे प्रभावी ढंग से करने के लिए व्यक्तियों को डिजिटल दुनिया के साथ अधिक जुड़ने की आवश्यकता है, जिससे संगठनों को अपने ग्राहकों को बेहतर ढंग से समझने और वैयक्तिकरण के माध्यम से अधिक मूल्य उत्पन्न करने की अनुमति मिल सके। फिर मैं इस बारे में बात करता हूं कि व्यक्तियों के पास इतना डेटा उपलब्ध होने के बावजूद हम में से अधिकांश लोग वास्तविक जीवन में निर्णय लेने के लिए अभी भी आंत आधारित दृष्टिकोण पर भरोसा कर रहे हैं, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। मुझे DII ढांचा, जिसके बारे में मैंने अध्याय 3 में बात की है, व्यक्तिगत स्तर पर भी उपयोगी लगता है ताकि बेहतर निर्णय लेने के लिए डेटा का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके। अध्याय 22। इसके अलावा जबकि डेटा तक पहुंच मूल्यवान है, इससे किसी व्यक्ति के लिए जानकारी अधिभार हो सकती है और निर्णय लेने के लिए सार्थक अंतर्दृष्टि प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कुंजी सूचना और बुद्धि को संतुलित करना है, ज्ञान का निर्माण करना जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में है, सबसे महत्वपूर्ण पैटर्न की पहचान करके शोर को कम करना है। अध्याय 23। डिजिटल जुड़ाव बनाम मानसिक स्वास्थ्य। अध्याय 25 के विरोधाभास पर आगे बढ़ना। सूचना की अधिकता के कारण शोर उत्पन्न होता है जो व्यक्ति की क्षमता से अधिक हो जाता है, जिससे मानसिक विनाश होता है। इसका समाधान गहरे स्तर पर स्वयं के साथ मजबूत संबंध बनाने और सही संतुलन पाने के तरीके खोजने में निहित है, जो मेरे लिए आध्यात्मिकता है। मैं डेटा दुनिया के एक और विरोधाभास, डेटा शेयरिंग बनाम डेटा गोपनीयता, को संबोधित करने के लिए आगे बढ़ता हूं, जो एक बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि हम लगातार डिजिटल दुनिया से जुड़े हुए हैं, हर दिन के हर मिनट में अपने बारे में डेटा बनाते और साझा करते हैं। अध्याय 24। हालांकि इस बात पर नजर रखना मुश्किल है कि किस उद्देश्य के लिए किस डेटा तक कैसे और कौन सा डेटा पहुंचा जा रहा है, हमें कुछ महत्वपूर्ण डेटा बिंदुओं की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए, जो दुरुपयोग के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं। अब व्यक्तियों से आगे बढ़ते हुए मैं एक बेहतर दुनिया के लिए डेटा सहयोग के महत्व में विश्वास करता हूं। अध्याय 26। वैश्विक डेटा सहयोग जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल जैसी जटिल समस्याओं का समाधान कर सकता है, जिन्हें कोई एक देश अकेले हल नहीं कर सकता है, और एक अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ दुनिया बनाने में मदद कर सकता है। और अंत में, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि जैसे जैसे AI युग सामने आएगा, एक नई विश्व व्यवस्था उभरेगी और जो देश राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के स्रोत के रूप में डेटा का उपयोग करेंगे, वे नई महाशक्तियों के रूप में उभरेंगे। अध्याय 27। इसलिए डेटा न केवल उद्यमों और व्यक्तियों के लिए, बल्कि राष्ट्रीय नेताओं और नीति निर्माताओं के लिए भी एक विषय है। इसके बाद आने वाले पृष्ठ समय के साथ डेटा के साथ मेरी कई गहरी मुठभेड़ों का परिणाम है। जितना अधिक मैंने डेटा के काम करने के तरीके का अनुभव और शोध किया है, मैं असाधारण मूल्य उत्पन्न करने की इसकी असीमित क्षमता के बारे में उतना ही अधिक आश्वस्त हो गया हूं। और यह तो बस शुरुआत है। इस पुस्तक के माध्यम से मैं आपको डेटा की इस उल्लेखनीय दुनिया में ले जाता हूं, ताकि आप इसकी पूरी क्षमता के प्रति अपनी आंखें खोल सकें, वास्तव में इसे वह धुरी बना सकें जो संगठनों को AI युग में जीतने में मदद कर सकती है। लेकिन जैसे जैसे सभी दिशाओं में डेटा का विस्फोट जारी है, डेटा विरोधाभास अधिकांश संगठनों पर भारी पड़ रहा है, जिससे मूल्य निर्माण में निराशा और चुनौतियां पैदा हो रही हैं। इसलिए मेरे द्वारा प्रस्तुत एकीकृत समाधान ढांचे के माध्यम से मेरा उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति, पेशेवर और संगठन को इस डेटा फर्स्ट दुनिया में सफल होने के लिए एक प्लेबुक प्रदान करना है। मैंने समाधान ढांचे के प्रत्येक घटक को गहराई से समझने का प्रयास किया है, प्रत्येक अवधारणा को विस्तार से उजागर करने का प्रयास किया है और डेटा फर्स्ट दुनिया में इसके महत्व और AI युग के सामने आने के साथ इसकी बढ़ती गंभीरता पर प्रकाश डाला है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, डेटा और AI का पुनरावर्ती संबंध है, इसलिए AI इनमें से प्रत्येक घटक को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही AI की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए इन घटकों को हल करना महत्वपूर्ण होगा। सरल शब्दों में, संगठन डेटा से निपटने में जितने बेहतर होंगे, वे अपने AI प्रयासों से उतना ही अधिक मूल्य उत्पन्न कर पाएंगे और डेटा के साथ संगठनों के सामने आने वाली कुछ प्रमुख समस्याओं को हल करने में
एआई महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैंने डेटा प्रथम दुनिया में डेटा से मूल्य को अधिकतम करने के लिए किसी संगठन के डीएनए में इन घटकों में से प्रत्येक को कैसे आत्मसात किया जाए, इस पर एक संरचित और व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रदान करने का प्रयास किया है। एक दृष्टिकोण जो उद्योग या फंक्शन अज्ञेयवादी है। मैंने आपका ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकर्षित किया है कि यह डेटा विरोधाभास व्यक्तिगत और वृहद दोनों स्तरों पर मौजूद है, और समाधान ढांचे के विभिन्न घटक उन स्तरों पर भी विरोधाभास को हल करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकते हैं। यह वास्तव में उत्साहजनक है कि हम खुद को केवल एक ही नहीं, बल्कि दो उल्लेखनीय घटनाओं में सबसे आगे पाते हैं, जो लगभग एक साथ सामने आ रही हैं। पहला, डेटा प्रथम दुनिया का उद्भव है, जहां डेटा एक केंद्रीय प्रेरक शक्ति बन गया है, उद्योगों को आकार दे रहा है और नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। दूसरा, एआई युग की शुरुआत है, जो जनरेटिव एआई के आगमन से प्रेरित है, जिसने पहली बार दुनिया के डेटा का लाभ उठाने की संभावना पैदा की है। इन दोनों के अभिसरण में अपार संभावनाएं हैं और संभावनाएं असीमित हैं, और इस पुस्तक के साथ मेरा इरादा आपको डेटा फर्स्ट दुनिया की चुनौतियों से निपटने और एआई युग के लिए तैयार होने के लिए सिद्धांतों और व्यावहारिक ढांचे दोनों से लैस करना है। इस विचार के साथ आइए इस आकर्षक डेटा यात्रा को एक साथ शुरू करें। इस पुस्तक के माध्यम से मैं निम्नलिखित प्रमुख प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगा। डेटा द्वारा संचालित एआई उद्यमों और व्यक्तियों के लिए परिवर्तनकारी मूल्य क्यों और कैसे बना सकता है? दुनिया विरोधाभासों से भरी है, और डेटा की दुनिया भी। डेटा और एआई के परिवर्तनकारी मूल्य को अनलॉक करने के लिए व्यक्ति और उद्यम विरोधाभासों से प्रभावी ढंग से कैसे निपट सकते हैं? क्या ऐसे कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें हम जीवन से सीख सकते हैं और डेटा पर लागू कर सकते हैं? और इसके विपरीत, जब हम डेटा समृद्ध जीवन की नई दुनिया में नेविगेट कर रहे हैं, खंड आई डेटा प्रथम दुनिया को समझना, पानी ही पानी, हर जगह पानी, न ही पीने के लिए कोई बूंद। सैमुअल टेलर कोलरिज। 1. डेटा विस्फोट एक अभूतपूर्व घटना। कभी कभी आप एक पल की कीमत तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक कि वह एक स्मृति न बन जाए। थियोडोर सीस गीसेल उर्फ डॉसूस, अमेरिकी लेखक और कार्टूनिस्ट। डेटा मानव विकास का एक अभिन्न अंग रहा है, और तेजी से विकसित हो रही तकनीक ने उत्पन्न और कैप्चर किए जाने वाले डेटा में अभूतपूर्व वृद्धि को सक्षम किया है। डेटा किसी भी व्यक्ति या संगठन के लिए अथाह गति से बढ़ और विकसित हो रहा है, और ठीक इसी तरह कुछ ही वर्षों में हम खुद को एक नए युग, डेटा के युग, डेटा प्रथम दुनिया में प्रवेश करते हुए पाते हैं। चूंकि हमें डेटा की क्षमता का पूरी तरह से दोहन करने के अनगिनत अवसर दिए गए हैं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें लहर पर सवार होना चाहिए। हमें अभी और आने वाले वर्षों में डेटा से परिवर्तनकारी मूल्य को अनलॉक करने के तरीके खोजने होंगे। डेटा प्रथम दुनिया की शुरुआत, चूंकि हम उस युग में रह रहे हैं जिसे उपयुक्त रूप से डिजिटल युग कहा जाता है, हमारे जीने, काम करने और खेलने के तरीके में नाटकीय रूप से बदलाव आया है। और यह सब 25 साल की बेहद छोटी सी अवधि में, यानी महज एक चौथाई सदी में हुआ है। डिजिटल ने हमारे जीवन को अथाह तरीकों से प्रभावित किया है, और आने वाले वर्षों में भी ऐसा करना जारी रहेगा। मेरा मानना है कि यह डिजिटल युग अद्वितीय है। यह इतना क्रांतिकारी, प्रभावशाली और सर्वव्यापी है कि इसे अनदेखा करना असंभव है। हम सभी इसका हिस्सा हैं, इसका अनुभव कर रहे हैं और इससे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। डिजिटल युग की 6 प्रमुख विशेषताएं हैं जिनके बारे में मैं अक्सर बात करता हूं। मैं आपके लिए इन्हें शीघ्रता से दोहराना चाहता हूं। नए जमाने के ग्राहक। वे युवा हैं, उनकी अपेक्षाएं अधिक हैं, वे अधिक मांग वाले हैं क्योंकि उनके पास अधिक विकल्प उपलब्ध हैं। वे तकनीक के जानकार हैं और सोशल मीडिया पर अत्यधिक सक्रिय हैं, जो उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक प्रमुख प्रभावशाली कारक भी है। मूल में प्रौद्योगिकी, यह हर व्यवसाय का मूल बनती जा रही है। प्रौद्योगिकी एक समर्थन कार्य के रूप में शुरू हुई, आगे चलकर यह एक समर्थकारी बन गई, और आज यह सामने और केंद्र में है। प्रत्येक संगठन को प्रौद्योगिकी डीएनए को फिर से आविष्कार करने और बनाने के लिए मजबूर कर रही है। परिवर्तन की गति, सभी मोर्चों पर परिवर्तन की गति तेज हो रही है। क्लाउड और मोबाइल जैसी प्रौद्योगिकियां आम हो गई हैं, जिनकी जगह आज एआई, आईओटी और ब्लॉकचेन जैसी नई प्रौद्योगिकियों ने ले ली है। पुनरावृत्तीय दृष्टिकोण, ग्राहकों की लगातार बदलती जरूरतें, डेटा का विस्फोट और तेजी से परिपक्व हो रही डिजिटल प्रौद्योगिकियां हमें रैखिक से पुनरावृत्तीय दृष्टिकोण या निरंतर प्रयोग की ओर ले जा रही हैं। त्वरित कार्रवाई करना, परिणामों का आकलन करना, सीखना और बदलाव करना और फिर से क्रियान्वित करना। अंतविषय मुद्दे।
डिजिटल समस्याएं क्रॉस फंक्शनल हैं, जिनमें तेजी से समाधान विकसित करने के लिए कई कार्यों वित्त, मानव संसाधन, विपणन, बिक्री, संचालन, इंजीनियरिंग में सहज सहयोग की आवश्यकता होती है। डेटा का विस्फोट। आज उत्पन्न डेटा की मात्रा, वेग और विविधता अभूतपूर्व है और तेजी से बढ़ती रहेगी। यह अभूतपूर्व वृद्धि व्यक्तिगत जीवन और व्यवसायों को नाटकीय तरीकों से प्रभावित कर रही है, जिससे प्रत्येक व्यवसाय को नए और अभिनव तरीकों से उपयोग करने का अवसर मिल रहा है। इन 6 प्रमुख बदलावों में से मेरे अनुसार सबसे परिवर्तनकारी परिवर्तन डेटा का विस्फोट है, डेटा क्रांति। महज एक चौथाई सदी में हुए डिजिटल परिवर्तन ने डेटा की विस्फोटक वृद्धि को जन्म दिया और हमें डेटा फर्स्ट दुनिया में पहुंचा दिया है। तेजी से विकास और डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने के साथ बनाए गए डेटा की मात्रा तेजी से बढ़ी है। दुनिया का अधिकांश डिजिटल डेटा पिछले 3 से 4 वर्षों में बनाया गया है और 2025 तक इसके दोगुना होने की उम्मीद है। मैं आपको इस तथ्य को समझने के लिए 1 मिनट का समय देता हूं। दुनिया का अधिकांश डिजिटल डेटा केवल 3 से 4 साल पुराना है और अगले 3 वर्षों में इसका आकार दोगुना हो जाएगा। 1. यह क्लासिक हॉकी स्टिक विकास दर वक्र का वास्तविक दुनिया का उदाहरण है, जिसे दुनिया भर में उद्यम पूंजीपति और अधिकारी पसंद करते हैं। अपेक्षाकृत स्थिर, न्यूनतम की लंबी अवधि विकास के बाद तीव्र विकास का अचानक और निरंतर तीव्र ऊर्ध्वगामी प्रक्षेप वक्र। आज डिजिटल युग में इंसानों से लेकर मशीनों तक हर चीज एक डेटा फैक्ट्री है। जब भी कोई इंसान डिजिटल या कनेक्टेड डिवाइस का उपयोग करता है या इंटरनेट पर आता है, तो वह डेटा पॉइंट उत्पन्न करता है और आईटी सिस्टम से जुड़ी हर मशीन डेटा उत्पन्न करती है। और इस तरह की अभूतपूर्व वृद्धि के साथ डेटा के साथ संभावनाएं और संभावनाएं अनंत हैं। ये एक अद्भुत और शक्तिशाली शक्ति बन गई है, जो हमारे जीवन और व्यवसायों को लगातार बदल रही है। अच्छी खबर, यह अभी हो रहा है और यह तो बस शुरुआत है। मेरा मानना है कि हम डेटा क्रांति के शुरुआती चरण में हैं। हमने अभी अभी डेटा फर्स्ट दुनिया में कदम रखा है। हमने डेटा की पूरी क्षमता का एहसास करने के मामले में सतह को खरोंच भी नहीं किया है और भविष्य का निर्माण करने वाले नेता, दूरदर्शी, कंपनियां और समाज अभी भी मुख्य मंच में प्रवेश नहीं कर पाए हैं। इस डेटा फर्स्ट दुनिया में आपकी भूमिका के लिए नेतृत्व करने, बदलने और दुनिया को बेहतर बनाने का आपका अवसर अभी भी आसानी से उपलब्ध है। मुझे इसके बारे में कैसे पता है? 5000 वर्षों के दर्ज मानव इतिहास में अधिकांश डेटा पिछले 3-4 वर्षों में बनाया गया है और इस थोड़े से समय में ही इसमें अद्वितीय वृद्धि देखी गई है। लेकिन यह अभी भी किसी के लिए भी पूरी तरह से समझने के लिए एक बहुत ही नई घटना है। हम निश्चित रूप से जानते हैं कि यह पहले से ही भारी मूल्य पैदा कर रहा है, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि दुनिया की 5 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 4 एप्पल, अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और वॉलमार्ट अनिवार्य रूप से डेटा कंपनियां हैं, जिनके पास है अकल्पनीय स्थानों में मूल्य बनाने के लिए डेटा के इर्द गिर्द अपना व्यवसाय मॉडल डिजाइन किया। हालांकि अधिकांश संगठनों के लिए डेटा अभी भी एक बड़ी चुनौती है, एक पहेली है जिसका पता नहीं लगाया जा सका है। इसलिए यह सिर्फ हिमशैल का सिरा है। हम अभी शुरुआती चरण में हैं और संभावनाएं अनंत हैं, और जबकि डेटा के परिणाम स्वरूप हमारे चारों ओर कुछ आमूल-चूल परिवर्तन हुए हैं, फिर भी इसमें व्यापक प्रभाव डालने और हमारे आसपास की दुनिया में कुछ सार्वभौमिक परिवर्तन लाने की क्षमता है। इसके अलावा प्रत्येक क्रांति क्षेत्रों, राष्ट्रों, कंपनियों, समूहों से लेकर व्यक्तियों तक कई स्तरों पर सत्ता में परिवर्तन और बदलाव की ओर ले जाती है। तो डेटा क्रांति द्वारा संचालित वैश्विक शक्ति गतिशीलता में एक और बदलाव के लिए तैयार रहे। भाप शक्ति के युग में ग्रेट ब्रिटेन के पास मौजूद वैश्विक शक्ति से लेकर परमाणु युग की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका के उद्भव तक, इतिहास ने बार बार प्रदर्शित किया है कि बड़ी क्रांतियां विश्व व्यवस्था में बड़े बदलाव लाती हैं। डेटा प्रथम दुनिया अलग नहीं होगी, जहां शुरुआती पक्षी कीड़ा पकड़ लेगा। नई विश्व व्यवस्था के नेताओं का निर्धारण डेटा की क्षमता का अनुमान लगाने और अन्य सभी की पकड़ में आने से पहले मूल्य की पुनर्कल्पना करने के लिए इसका प्रभावी ढंग से लाभ उठाने की क्षमता के आधार पर किया जाएगा। यही कारण है कि मेरा मानना है कि हम पहले ही डेटा फर्स्ट दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। एक ऐसी क्रांति जहां डेटा न केवल सुविधा प्रदान करता है, बल्कि सभी मोर्चों पर परिवर्तन को बढ़ावा देता है। सफलता अब डेटा से प्राप्त मूल्य को अधिकतम करके बनाए गए भेदभाव पर निर्भर करती है, खासकर जब एआई युग हमारे सामने आता है। यह युगांतरकारी बदलाव एक शक्तिशाली घटक पर टिका है। डेटा
एक अभूतपूर्व विकास की कहानी। हाँ, मैं कहता रहता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में डेटा में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। तो क्या हुआ? कोई इस बात का विरोध कर सकता है कि इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और मोबाइल उपयोगकर्ताओं में भी। डेटा की वृद्धि को विशेष रूप से अभूतपूर्व क्या बनाता है? तो आइए इसे परिप्रेक्ष्य में रखें। आइए पिछले 24 वर्षों में हुए कुछ महत्वपूर्ण उपभोक्ता और प्रौद्योगिकी मैट्रिक्स के विकास पथ की तुलना करें। 1999 क्यों? क्योंकि तभी दुनिया में उपलब्ध डिजिटल जानकारी, डेटा की कुल मात्रा निर्धारित करने के लिए पहला व्यापक अध्ययन किया गया था। 1999 और 2023 के बीच हमारे ग्रह पर कुल मानव जनसंख्या 1.3 गुना बढ़ गई, 6.07 अरब से 8.05 अरब हो गई। 4 विश्व सकल घरेलू उत्पाद 3 गुना हो गया, 32.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से 105.5 ट्रिलियन डॉलर हो गया। 5 वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति, तेजी से विकास के कारण हुआ उभरते बाजारों, बुनियादी ढांचे के निवेश और कई अन्य कारकों में। इसी अवधि के दौरान आभासी दुनिया में बहुत तेजी से विकास देखा गया। 1999 से 2023 की अवधि में वैश्विक स्तर पर मोबाइल ग्राहकों की संख्या में महत्वपूर्ण और तेजी से विस्तार हुआ। तकनीकी प्रगति, सामर्थ्य और बेहतर नेटवर्क बुनियादी ढांचे के कारण मोबाइल सदस्यता 15 गुना से अधिक बढ़ गई। 2023 में 0.5 बिलियन ग्राहकों से 8.3 बिलियन हो गई। इसी अवधि के दौरान इंटरनेट के आगमन के साथ दुनिया ने लोगों के तरीके में गहरा बदलाव देखा। दुनिया ने जानकारी को जोड़ा, संप्रेषित किया और एक्सेस किया, जिसके परिणाम स्वरूप इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 248 मिलियन से 20 गुना बढ़कर 5.3 बिलियन हो गई। 7 इस अवधि में आईओटी क्रांति और प्रौद्योगिकी लघुकरण भी देखा गया, जिसके कारण हमारे जीवन में कनेक्टेड डिवाइसों का निर्बाध एकीकरण हुआ। स्मार्ट उपकरणों, स्मार्ट घरों, शहरों और उद्योगों के माध्यम से द्वारा प्रस्तुत ये नेटवर्क लगभग 190 गुना बड़ा हो गया है। मात्र 90 मिलियन डिवाइस से लेकर 17 बिलियन से अधिक कनेक्टेड डिवाइस के नेटवर्क तक। 8 हालांकि ये संख्याएं बहुत बड़ी हैं, एक घटना है जो इन सभी प्रगति के केंद्र में है, डेटा। और जैसे जैसे विभिन्न प्रौद्योगिकियां सामने आईं और उन्हें अपनाने में गति आई, इन सबको शक्ति प्रदान करने वाला डेटा चुपचाप और सहजता से बढ़ता गया। जब हम इंटरनेट उपयोगकर्ताओं और मोबाइल फोन ग्राहकों की उल्लेखनीय वृद्धि की सराहना कर रहे थे, तो डेटा गुप्त रूप से बढ़ गया। 30 नहीं, 100 नहीं, 1000 भी नहीं, बल्कि 100,000, 150,000 बार एस्टेरिस्क देना या लेना। 9 हमें खोजने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मानव इतिहास के विशाल विस्तार में इतने कम समय में इतनी विस्फोटक वृद्धि के समान उदाहरण। अब क्या यह अभूतपूर्व नहीं है? आइए इस घटना के इतिहास पर नजर डालें। डेटा का विकास वेबस्टर डिक्शनरी, या अधिक उचित रूप से, क्योंकि हम डिजिटल युग में हैं, www.merriam-webster.com डेटा को तथ्यात्मक जानकारी, जैसे माप या आंकड़े के रूप में परिभाषित करता है, जिसका उपयोग तर्क, चर्चा या गणना के आधार के रूप में किया जाता है। सच है, हालांकि मैं इस पुस्तक के संदर्भ में एक और तत्व जोड़ना चाहूंगा। यह महत्वपूर्ण है कि डेटा और संबंधित विश्लेषण आपको कार्रवाई के लिए एक आधार भी दें। डेटा का सबसे पहला साक्ष्य लगभग 18,000 ईसा पूर्व का है, जब पुरापाषाण जनजातियां लकड़ी और हड्डियों को निशानों से चिह्नित करती थीं, ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि उनकी भोजन आपूर्ति कितने समय तक चलेगी। 10 डेटा इतिहास में एक और उल्लेखनीय मील का पत्थर रोमनों द्वारा डेटा का उपयोग है। अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी, जो 300 ईसा पूर्व की है, संभवतः प्राचीन मिस्रवासियों द्वारा उनके साम्राज्य से संबंधित सभी डेटा इकट्ठा करने का सबसे पहला प्रयास है। कराधान के लिए सटीक जनगणना डेटा की तलाश में रोमनों ने जनगणना लेने वालों की शुरुआत की, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों से जानकारी दर्ज की और केंद्रीकृत किया। 11 रोमनों ने संभावित विद्रोही सीमाओं की भविष्यवाणी करने और 5,000 सैनिकों की अपनी विशाल सेना को तैनात करने के लिए युद्ध रणनीतियों के लिए सांख्यिकीय विश्लेषण का भी बीड़ा उठाया। सबसे कुशल तरीके से 50,000 वर्ग किलोमीटर में फैले एक विशाल साम्राज्य में 17वीं शताब्दी में तेजी से आगे बढ़ते हुए 1662 में जॉन ग्रंट ने बुबोनिक प्लेग की त्रासदी की जांच करते समय सांख्यिकीय डेटा विश्लेषण पेश किया। 14 लंदन हेबरडैशर, जिसे हम आज पुरुषों के कपड़ों का खुदरा विक्रेता मानते हैं,
ने सार्वजनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड का पहला संग्रह प्रकाशित किया। इंग्लैंड में बुबोनिक प्लेग के दौरान उन्होंने दर्ज मृत्यु दर और उनकी विविधताओं के चर्च रिकॉर्ड संकलित और विश्लेषण किए। 1884 में हरमन होलेरिथ ने पंच कार्ड टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया, जो डेटा प्रोसेसिंग का सबसे पहला प्रयास था। 1880 के दशक में अमेरिकी जनगणना ब्यूरो ने जनसंख्या वृद्धि को मापने और रिकॉर्ड करने के लिए इस मशीन का उपयोग किया, जिससे सरकार को 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत हुई। होलेरिथ ने बाद में 1896 में टेबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की, जिसे आज IBM के नाम से जाना जाता है। 15 आधुनिक डेटा भंडारण की उत्पत्ति, जिसे डेटा सेंटर के रूप में जाना जाता है, 1940 के दशक में दुनिया के पहले प्रोग्रामेबल कंप्यूटर ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर के निर्माण के साथ शुरू हुई। 16 प्रारंभ में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जटिल तोपखाने गणना के लिए डिजाइन किया गया। ENIAC पहला प्रोग्राम योग्य सामान्य प्रयोजन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, जो विभिन्न निर्देशों का पालन कर सकता था या कुछ डेटा मानों के आधार पर अपना क्रम बदल सकता था। लेकिन इसकी सीमित 20 शब्द मेमोरी के कारण इसे मजबूत करने के लिए एक समानांतर डेटा भंडारण प्रणाली विकसित करनी पड़ी, जो प्रमुख वैश्विक तकनीकी फर्मों द्वारा स्थापित आज के हाइपरस्केल डेटा सेंटर में एक शिखर है। 20वीं सदी तक परिवर्तन की गति तेज हो गई थी, क्योंकि प्रौद्योगिकी ने बड़े विकास को गति दी थी। जैसे जैसे तकनीक विकसित हुई, डेटा को संभालने की जटिलता काफी बढ़ गई। उदाहरण के लिए, संगठन न केवल आंतरिक रूप से उत्पन्न लेनदेन संबंधी डेटा से निपट रहे थे, बल्कि उन्हें बाहरी डेटाबेस और अनुप्रयोगों को एकीकृत करने की भी आवश्यकता थी, जो तेजी से विस्तार कर रहे थे। परिणाम स्वरूप डेटा खराब ढंग से एकीकृत और असंगत था। निर्णय लेने की सुविधा के लिए ऐसे विविध डेटा स्रोतों को प्रभावी तरीके से एकीकृत करने के लिए अधिक स्केलेबल समाधान खोजने की सख्त आवश्यकता थी। डेटा वेयरहाउसिंग कई अलग अलग स्रोतों से डेटा को एक ही स्थान पर लाने और इसे ऐसे प्रारूप में अनुवाद करने का एक तरीका है जिसे संसाधित करना और संग्रहित करना आसान है, एक समाधान के रूप में उभरा। AC निल्सन ने 1970 के दशक की शुरुआत में ग्राहकों को डेटा मार्ट नाम से कुछ प्रदान किया, जहां अंतिम उपयोगकर्ताओं, खुदरा विक्रेताओं को अपने डेटा पर सीधी पहुंच और नियंत्रण प्राप्त था। इस संक्षिप्त और अधिक केंद्रित संस्करण डेटा मार्ट ने डेटा वेयरहाउसिंग समाधानों की नींव रखी, जिसे 1980 के दशक में IBM ने अपनी व्यावसायिक डेटा वेयरहाउसिंग पेशकश के माध्यम से लोकप्रिय बनाया। 17 नागरिक अधिकारी भी पीछे नहीं थे। शहरों ने 1960 के दशक में ही नागरिक डेटा एकत्र करना और उसका उपयोग करना शुरू कर दिया था। लॉस एंजल्स का सामुदायिक विश्लेषण ब्यूरो पहले से ही क्लस्टर विश्लेषण चलाने के लिए कंप्यूटर डेटाबेस का उपयोग कर रहा था। वस्तुओं के समान समूहों को खोजने की प्रक्रिया, इसे कंप्यूटर डेटाबेस और इंफ्रारेड हवाई फोटोग्राफी के साथ जोड़कर उन्होंने बीमारियों और गरीबी से निपटने के लिए संसाधनों को निर्देशित करने के लिए पड़ोस की जनसांख्यिकी और आवास की गुणवत्ता पर रिपोर्ट बनाई। 1971 में IBM ने फ्लॉपी डिस्क पेश की, जिसका व्यापक रूप से 1970 के दशक के मध्य से 1990 के दशक के अंत तक उपयोग किया गया। आरंभिक रीड ऑनली संस्करणों की भंडारण क्षमता मात्र 79.9 KB थी। 1982 में सोनी और फिलिप्स के CD प्लेयर ने 60 मिनट का ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड किया। 1999 तक पैनासोनिक, तोशिबा और सैनाडिस्क के SD कार्ड में 8 MB क्षमता हो सकती थी, और पिछले कुछ वर्षों में भौतिक भंडारण स्थान सिकुड़ गया, जबकि क्षमता बढ़ी। आज एक नैनो मेमोरी कार्ड 256 GB डेटा स्टोर कर सकता है। हम असीमित वर्चुअल डेटा स्टोरेज की ओर बढ़ रहे हैं। अगला महत्वपूर्ण विकास अमेज़न का ई-कॉमर्स में प्रवेश था, जिसकी शुरुआत एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में हुई थी। 1998 तक किताबों से परे अमेज़न के विस्तार ने एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। अपने व्यवसाय, ग्राहकों और पारिस्थितिकी तंत्र भागीदारों पर डेटा के अग्रणी संग्रह, भंडारण और विश्लेषण में उन्होंने एक क्लिक ऑन ऑर्डरिंग, प्राइम सब्सक्रिप्शन, 360 डिग्री ग्राहक प्रोफाइल इत्यादि जैसी अभिनव सुविधाएं पेश की। 2006 में अमेज़न वेब सेवाओं AWS ने कंप्यूटिंग में क्रांति ला दी। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर रिमोट डेटा प्रोसेसिंग को सक्षम बनाता है। 19 वर्तमान में AWS वैश्विक बाजार हिस्सेदारी के लगभग 1/3 के साथ क्लाउड सेवा उद्योग पर हावी है। 20 समानांतर में 1996 में
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के नेटवर्क पर लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा महाकाव्य इंटरनेट सर्च इंजन गूगल लॉन्च किया गया था। शुरुआत में इसे बैकरब कहा जाता था। गूगल ने एक शोध परियोजना के रूप में शुरुआत की थी। 21 इसकी कल्पना एक ऐसी प्रणाली के रूप में की गई थी जो इंटरनेट को क्रॉल करके यह निर्धारित करेगी कि कौन से पेज अन्य पेजों से लिंक हो रहे हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े खोज इंजन की नींव बन गया, जिसने दुनिया के हर हिस्से से डेटा को एक आम मंच पर लाया, जिससे इसे खोज बार में कीवर्ड टाइप करने वाले किसी भी उपयोगकर्ता द्वारा खोजा जा सके। आज इसे प्रायः सर्वज्ञ ईश्वर के साथ समान रूप से तुलना की जाती है। गूगल यह सब जानता है। इंटरनेट ने लोगों को एक दूसरे से जुड़ने के लिए विंडोज अभी खोली, भले ही उन दूरियों के बावजूद जो उन्हें शारीरिक रूप से अलग करती थीं। एक और घटना सोशल मीडिया को जन्म दिया। ऑनरकुट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नई पीढ़ी के बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि ऐसा कुछ अस्तित्व में था। फेसबुक, माइस्पेस, ट्विटर, अब एक्स, यूट्यूब सभी की स्थापना 2003 और 2006 के बीच एक ही समय में हुई थी, और अगले कुछ वर्षों के भीतर सामाजिक संपर्क और नेटवर्किंग का अर्थ ही हमेशा के लिए बदल गया, और इसने किसी व्यक्ति के डेटा के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को ही बदल दिया। अब प्रत्येक व्यक्ति न केवल डेटा का उपभोग कर रहा है, बल्कि इसे बना भी रहा है। लोग प्रतिदिन लाखों पोस्ट, लाइक, फोटो और वीडियो अपलोड करते हैं। सोशल मीडिया आज उत्पन्न होने वाले असंरचित डेटा में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बन गया है। 2010 के बाद कई व्यवसाय मॉडल उभरे जो ग्राहक की समस्या को हल करने या ग्राहकों को अनूठी, पहले कभी नहीं दी गई पेशकश देने के लिए डेटा का लाभ उठाते थे। उदाहरण के लिए B2B, व्यवसाय से व्यवसाय मॉडल। व्यवसाय किसी अन्य व्यवसाय को उत्पाद या सेवाएं बेचता है। B2C, व्यवसाय से उपभोक्ता मॉडल। व्यवसाय अन्य व्यवसायों के उत्पाद ग्राहकों को बेचते हैं। और C2C, उपभोक्ता से उपभोक्ता मॉडल। एक उपभोक्ता किसी को बेचता है एक और। ऑनलाइन वित्तीय सेवाएं कई प्लेटफॉर्मों पर डेटा को समेकित करके और ग्राहक के खरीद व्यवहार और लेनदेन पैटर्न के आधार पर अनुकूलित वित्तीय समाधान प्रदान करके ग्राहक की सभी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए एक व्यापक समाधान प्रदान करने के लिए उभरी है। अन्य नवीन व्यवसाय मॉडल जैसे खाद्य वितरण सेवाएं, ऑनलाइन यात्रा बुकिंग प्लेटफॉर्म, कैब हेलिंग सेवाएं और कई अन्य व्यवसाय मॉडल पिछले कुछ वर्षों में उभरे हैं, जो उपभोक्ताओं को मूल्य प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के माध्यम से डेटा का लाभ उठाते हैं। डिजिटल प्रौद्योगिकियों के विकास और अपनाने और डेटा भंडारण समाधानों में संवर्धन ने सभी दिशाओं और सभी रूपों में डेटा के विस्तार को प्रेरित किया, जो हर दिन बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। जब डेटा बड़ा हो गया, डिजिटल के आगमन ने डेटा की परिभाषा भी बदल दी। अब डेटा भी डिजिटल है। डिजिटल डेटा को ऐसी जानकारी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे ऐसे रूप में अनुवादित किया गया है जो आंदोलन या प्रसंस्करण के लिए कुशल है। सरल शब्दों में, डेटा वह जानकारी है जिसे बाइनरी रूप में परिवर्तित किया जाता है। परंपरागत रूप से जिसे हम डेटा मानते थे वह बहुत सीमित था। वहां प्रौद्योगिकियों की सीमित संख्या के साथ डेटा कैप्चर करने की संभावना भी सीमित थी। पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार डेटा की विशेषताएं इस प्रकार थीं। डेटा अलग अलग तथ्यों, आंकड़ों या सूचनाओं तक ही सीमित था, जो अक्सर प्रकृति में संख्यात्मक होते थे। इसलिए इसका प्रबंधन, भंडारण और उपयोग करना आसान था। कैप्चर किया गया अधिकांश डेटा एक संरचित प्रारूप में था, खासकर क्योंकि यह सभी संख्यात्मक था, और इसलिए पारंपरिक डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इसे संसाधित करना आसान था। डेटा उत्पन्न करने वाले स्रोतों की संख्या भी सीमित थी। डेटा को रिकॉर्ड करने और रिपोर्ट करने के लिए मानक स्रोत थे, जिनकी सभी प्रकार की डेटा बाधाओं के कारण अंतर्दृष्टि उत्पन्न करने की क्षमता सीमित थी। लेकिन आज डेटा उत्पन्न करने वाले स्रोतों में तेजी से वृद्धि और इसे पकड़ने, संग्रहीत करने और उपयोग करने के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकियों में नाटकीय वृद्धि के कारण तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। दर्ज करें, बड़ा डेटा, बिग डेटा शब्द 1990 के दशक के मध्य में उभरा। हालांकि यह विवादित है कि सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किसने किया। अधिकांश लोग इसे 1996 में लोकप्रिय बनाने के लिए सिलिकॉन ग्राफिक्स के जॉन आर मैशी को श्रेय देते हैं। अपने वास्तविक रूप में बिग डेटा कोई नई चीज नहीं है या पिछले 2 दशकों में उत्पन्न हुई कोई चीज नहीं है। डेटा के बड़े संचय को प्रबंधित करने के लिए विकसित किए गए अत्यधिक बड़े डेटा सेट और सिस्टम और समाधान डिजिटल युग से पहले मौजूद थे, लेकिन इसके वास्तविक प्रभाव को आम जनता में तब तक नहीं पहचाना गया जब तक कि इसने फेसबुक, अमेज़न, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल फैंग्स के माध्यम से
हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित नहीं किया। विशेष रूप से 21वीं सदी की शुरुआत के बाद से उत्पन्न डेटा का आकार, गति और विविधता मानवीय समझ से परे बदल गई है। जानकारी का एक बड़ा और विविध समूह है जो आज लगातार बढ़ती दर से उत्पन्न हो रहा है। संरचित डेटा के अलावा आमतौर पर मात्रात्मक डेटा के रूप में जाना जाता है, जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम द्वारा अत्यधिक व्यवस्थित और समझने योग्य होता है, जो लगातार मात्रा और विविधता में बढ़ रहा है। हम असंरचित डेटा की एक अथाह मात्रा के साथ बमबारी कर रहे हैं। ज्यादातर गुणात्मक डेटा जो उपलब्ध है मुक्त रूप में, कम मात्रात्मक और पारंपरिक डेटा टूल और विधियों द्वारा विश्लेषण करना कठिन है। यह अनुमान लगाया गया है कि 2025-22 तक 3.6 अरब ब्लू रे डिस्क प्रत्येक 50 GB की क्षमता के साथ के बराबर लगभग 181 जेडबी डेटा उत्पन्न होने की उम्मीद है। इस डेटा का 80% से अधिक असंरचित होगा। 23 यह बदलाव इंटरनेट के विकास से प्रेरित है, जिसने न केवल संरचित डेटा के विकास में वृद्धि की, बल्कि असंरचित डेटा के विस्तार पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। सोशल मीडिया के उदय ने इस वृद्धि को और अधिक बढ़ा दिया, जिससे असंरचित डेटा का कई गुना विस्तार हुआ। इसके अलावा प्रौद्योगिकी में हालिया प्रगति ने इस बदलाव को तेजी से तेज कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप संरचित डेटा की तुलना में भारी मात्रा में असंरचित डेटा उत्पन्न और कैप्चर किया जा रहा है। इंटरनेट और IoT डिवाइस जैसे जटिल बड़े डेटा स्रोत डेटा निर्माण की दर को कई गुना बढ़ा रहे हैं, जो कनेक्टिविटी और क्लाउड आधारित गणना और भंडारण द्वारा तेज हो गया है। परिणाम स्वरूप पारंपरिक डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन ऐसे जटिल और असंरचित डेटा को समझने के लिए संघर्ष करते हैं। डेटा की ऐसी अभूतपूर्व वृद्धि को केवल एक या दो कारकों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इसके बजाय डिजिटल प्रौद्योगिकियों को व्यापक रूप से अपनाना, इंटरनेट कनेक्टिविटी में वृद्धि, स्मार्ट उपकरणों का प्रसार, ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार और बहुत कुछ जैसे कई कारकों ने सामूहिक रूप से इस अभूतपूर्व उछाल में योगदान दिया है। यह वृद्धि कई आयामों पर हुई है, लेकिन सरलता के लिए हम 3 मुख्य आयामों पर गौर कर रहे हैं, जो मोटे तौर पर डेटा विस्फोट की प्रकृति को शामिल करते हैं। डेटा इतना बड़ा कैसे हो गया? 3 V's। मुख्य आयाम, डेटा के विविध और असंख्य रूपों को देखते हुए 2001 में गार्टनर विश्लेषक डॉग लैनी द्वारा एक मौलिक मॉडल को परिभाषित किया गया था, जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। उनके अनुसार बिग डेटा में त्रिआयामी वृद्धि देखी गई है, 3V, मात्रा, विविधता और वेग में। लेकिन इससे पहले कि हम 3 आयामों को समझने की यात्रा शुरू करें, यह सामान्य समझ होना जरूरी है कि अधिकांश उद्योगों द्वारा डेटा को कैसे मापा जाता है। डेटा को बिट्स और बाइट्स जैसी डिजिटल इकाइयों का उपयोग करके मापा जाता है, जो दर्शाता है कि कंप्यूटर डेटा ऐतिहासिक रूप से कैसे संग्रहित किया गया है। सबसे छोटी इकाई बिट B है, जो बाइनरी अंक 0 या 1 का प्रतिनिधित्व करती है, और योटा बाइट YB तक जाती है, जो सबसे बड़ी इकाई है, जो हमें डेटा के पैमाने को मापने और संचार करने में मदद करती है। बाइट आकार 1 बाइट इक्वल साइन 0.001 किलोबाइट, 1 किलोबाइट इक्वल साइन 1024 बाइट्स, 1 मेगाबाइट इक्वल साइन 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट इक्वल साइन 1024 मेगाबाइट, 1 terabyte equals sign 1024 gigabyte, 1 petabyte equals sign 1024 terabyte, 1 exabyte equals sign 1024 petabyte, 1 zettabyte equals sign 1 trillion gigabyte, 1 yottabyte equals sign 1204 zettabyte। यह देखना दिलचस्प है कि समय के साथ कंप्यूटिंग उपकरणों की भंडारण क्षमता कैसे विकसित हुई। 1950 और 1960 के दशक में कंप्यूटर पूरे कमरे भर देते थे, लेकिन उनकी भंडारण क्षमता सीमित थी। यूनिवैक आई सबसे पहले व्यावसायिक रूप से निर्मित कंप्यूटरों में से एक, जो आकार में लगभग एक छोटे शिपिंग कंटेनर के बराबर था। इसकी मेमोरी क्षमता केवल 1000 शब्दों, लगभग 12 KB के बराबर थी। 24 फिर 1970 के दशक तक डेटा भंडारण के लिए एक कमरे जितनी बड़ी हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता था, जिसकी अधिकतम क्षमता 250 MB होती थी। 1980 में IBM ने एक अधिक उन्नत हार्ड डिस्क पेश की, जो 2.52 GB तक डेटा संग्रहित कर सकती थी, जो पहले किसी भी IBM हार्ड डिस्क से लगभग 4 गुना अधिक थी। यह काफी छोटा था, लेकिन फिर भी रेफ्रिजरेटर जितना बड़ा था, और इसका वजन 550 पाउंड 250 किलोग्राम था। 25 आज तेजी से आगे बढ़ते हुए एक औसत स्मार्टफोन, जो आपके हाथ की हथेली में आराम करने के लिए काफी छोटा है
और आमतौर पर लगभग 150, 200 ग्राम, 5.3, 7.1 ऑन्स वजन का होता है। 64 जीबी और 256 जीबी के बीच कहीं भी डेटा रख सकता है। 100 से अधिक बार 1980 के दशक के किसी भी कंप्यूटर की भंडारण क्षमता। अब क्लाउड स्टोरेज, जिसके लिए भौतिक सर्वर उपयोगकर्ता स्थान से बहुत दूर डेटा सेंटर या सर्वर फार्म पर स्थित होते हैं, ने वस्तुतः असीमित और स्केलेबल स्टोरेज समाधान प्रदान किए हैं। उदाहरण के लिए, अनुमान के आधार पर AWS में संग्रहीत कुल डेटा लगभग 1.4 जीबी 26 होने का अनुमान है, जो 5.5 बिलियन स्मार्टफोन 256 जीबी स्टोरेज क्षमता के साथ की स्टोरेज क्षमता के बराबर है। एक कारक जिसने कम जगह में अधिक डेटा संग्रहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वह डेटा संपीड़न तकनीक है, जो कंप्यूटिंग और डेटा भंडारण में प्रगति के साथ साथ कई दशकों तक विकसित होती रही। वर्षों से विभिन्न कोडिंग तकनीकों के उपयोग से शुरू होकर आज उपयोग की जाने वाली AI और मशीन लर्निंग तक, नवीन संपीड़न तकनीकों ने डिजिटल डेटा की लगातार बढ़ती मात्रा को प्रबंधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए जबकि भंडारण क्षमता में बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है, डेटा भंडारण का भौतिक आकार काफी कम हो गया है। आइए अब विस्तार से देखें कि प्रत्येक 3V आयाम में डेटा की यह अभूतपूर्व वृद्धि कैसे हुई है। आयतन डेटा की मात्रा को वहां मौजूद सभी उपलब्ध डेटा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसे प्रासंगिकता के लिए मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, या जिसे IDC वैश्विक डेटास्फीयर के रूप में परिभाषित करता है। दुनिया भर में बनाए गए, कैप्चर किए गए और दोहराए गए डेटा की मात्रा का परिमाण। 27 सरल शब्दों में कहें तो यह वह सारा डेटा है जो दुनिया में उपलब्ध है। प्रत्येक शब्द जो मैं इस पुस्तक में लिख रहा हूं, प्रत्येक पाठ जो आप अपने मित्र या परिवार को भेजते हैं, प्रत्येक छवि, वीडियो या पोस्ट जो आप ऑनलाइन बनाते हैं, प्रत्येक ऑनलाइन लेनदेन जो आप करते हैं, सभी वैश्विक डेटास्फीयर का हिस्सा बन जाते हैं। और जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग जुड़ते हैं, ये अंतर संबंध अधिक से अधिक डेटा बनाते हैं। जैसा कि मैंने इस अध्याय में पहले चर्चा की थी, अधिकांश डेटा हाल के वर्षों में उत्पन्न हुआ है। 2020 की शुरुआत में वैश्विक डेटास्फीयर 44 जीबी होने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन अकेले 2020 में हमारे जीवन और व्यवसायों के कई पहलुओं पर कोविड-19 महामारी के कारण प्रणालीगत गिरावट के दबाव के बावजूद सभी अनुमानों को धता बताते हुए 64.2 जीबी डेटा बनाया या दोहराया गया। 2021 में यह संख्या और भी बड़ी हो गई, 79 जीबी, जो अगले 3 वर्षों में 2025 तक बड़े पैमाने पर 181 जीबी तक पहुंचने की उम्मीद है। 28 उल्लेखनीय बात यह है कि उत्पन्न होने वाले डेटा की मात्रा एक रैखिक तरीके से नहीं बढ़ रही है, यह बढ़ रही है तेजी से। मजेदार तथ्य, यदि आज एक भी व्यक्ति इंटरनेट से सारा डेटा डाउनलोड करने का प्रयास करता, तो उसे लगभग 3 मिलियन वर्ष लग जाते। 29 इस वृद्धि में सबसे बड़ा योगदान इंटरनेट का है। जनवरी 2022 तक हर सेकंड लगभग 99,000 गूगल खोजें हुई, हर दिन लगभग 8.5 बिलियन खोजें। 30 लोगों ने X, पूर्व में ट्विटर, पर प्रतिदिन 2 बिलियन वीडियो देखे। 31 साथ ही यह अनुमान लगाया गया है कि 700 मिलियन घंटे से अधिक वीडियो हैं। वैश्विक स्तर पर नेटफ्लिक्स उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रतिदिन देखा जाता है। 32 लेकिन डेटा उत्पादन में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि लोग अब केवल सामग्री का उपभोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसे बना भी रहे हैं। इस पर विचार करो। फेसबुक के लगभग 3 बिलियन उपयोगकर्ता, यूट्यूब के 2.5 बिलियन उपयोगकर्ता, इंस्टाग्राम के 2 बिलियन उपयोगकर्ता और X के 600 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं। अक्टूबर 2023 के आंकड़े। 33 हर दिन ये उपयोगकर्ता अरबों छवियों, पोस्ट, वीडियो, ट्वीट्स आदि का योगदान करते हैं। 2023 के आंकड़ों के अनुसार हर दिन लगभग 1 अरब कहानियां पोस्ट की जाती हैं और 350 अरब तस्वीरें पहले ही फेसबुक पर अपलोड की जा चुकी हैं। 34 और 2022 में इंस्टाग्राम उपयोगकर्ताओं ने हर दिन लगभग 347,222 कहानियां और लगभग 650 मिलियन ट्वीट पोस्ट किए। 35 वॉल्यूम बूस्टर के रूप में IoT मनुष्यों द्वारा उत्पन्न डेटा के अलावा मशीनों द्वारा भी भारी मात्रा में डेटा उत्पन्न किया जाता है। 2020 में 40% इंटरनेट डेटा मशीन जनरेटेड था। IoT जनित डेटा तेजी से बढ़ रहा है और भविष्य में इसके धीमा होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है।
2019 में IoT उपकरणों द्वारा लगभग 13.6 जीबी डेटा बनाया गया था। 2025 तक यह संख्या लगभग 6 गुना बढ़कर 79.4 जीबी तक पहुंचने की उम्मीद है। 2003 में लगभग आधा बिलियन IoT डिवाइस से लेकर 2023 में लगभग 53 बिलियन तक IoT डिवाइस 100 गुना बढ़ गए हैं। 37 हेल्थ केयर IoT को सबसे तेजी से अपनाने वाला रहा है। रक्त ग्लूकोज और हृदय गति की निगरानी, पेसमेकर, गिरने का पता लगाना, जियोफेंसिंग और स्थान की निगरानी जैसे मेडिकल IoT समाधानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स IOMT कहे जाने वाले इस क्षेत्र का मूल्य 2026.38 तक 176 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। जैसे जैसे अधिक से अधिक डिजिटलीकरण होगा, डेटा उत्पन्न होने की मात्रा तेजी से बढ़ती रहेगी। महामारी ने इस गति को और बढ़ा दिया है, क्योंकि दुनिया भर में अधिक उद्योग अपने डिजिटलीकरण प्रयासों में तेजी लाने के लिए मजबूर हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था पहले से ही वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 15% हिस्सा बनाती है, जो पिछले 10 वर्षों में भौतिक विश्व सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में 2.5 गुना तेज वृद्धि दर्ज कर रही है, और 2030 तक इसके अनुपात में 2 गुना होने का अनुमान है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 30% होगा। 39 संगठन भी अपने डिजिटलीकरण प्रयासों को तेज कर रहे हैं, ताकि वे जिस बदलते परिवेश में काम करते हैं उसके लिए अधिक चुस्त और लचीला बन सकें। वेग डेटा के वेग को उस गति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके साथ डेटा उत्पन्न हो रहा है। 2003 में प्रतिदिन उत्पन्न वैश्विक डेटा 18,000 TB था, लेकिन 2023 में यह प्रतिदिन 328.77 मिलियन TB है। केवल 20 वर्षों के दौरान 18,000 गुना वृद्धि देखी गई। हमारे इंटरनेट और सोशल मीडिया उदाहरण को ध्यान में रखते हुए 2022 के आंकड़ों के अनुसार हर मिनट 87 मिलियन व्हाट्सएप संदेश भेजे जाते हैं। हर मिनट 500 घंटे से अधिक की नई सामग्री यूट्यूब पर अपलोड की जाती है। औसतन हर सेकंड 6,000 ट्वीट भेजे जाते हैं और लगभग 4 मिलियन लाइक्स मिलते हैं। फेसबुक पर हर मिनट उत्पन्न होता है 42। इसे जोड़ने के लिए व्यवसाय न केवल अपनी समझ से अधिक तेजी से डेटा प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि बिजली की गति से डेटा उत्पन्न भी कर रहे हैं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज प्रत्येक ट्रेडिंग सत्र के दौरान 1 TB व्यापार जानकारी कैप्चर करता है। 43 एक कंपनी औसतन हर सेकंड लगभग 23.14 TB डेटा उत्पन्न करने का अनुमान है, प्रतिदिन 2000 PB। 44 अमेजन एक दिन में लगभग 1.6 मिलियन पैकेज शिप करता है। यह घटकर प्रति घंटे 66,000 से अधिक ऑन ऑर्डर और प्रति सेकंड 18.5 ऑन ऑर्डर हो जाता है। 45 डेटा उत्पादन का वास्तविक समय 2003 में वास्तविक समय में मुश्किल से ही कोई डेटा कैप्चर किया गया था। 2025 तक कुल डेटा का लगभग 30% वास्तविक समय में कैप्चर किए जाने की उम्मीद है। 46 एक हालिया सर्वेक्षण में पाया गया कि जिन 500 से अधिक प्रौद्योगिकी नेताओं से उन्होंने पूछताछ की, उनमें से 71% का मानना है कि वे सीधे राजस्व वृद्धि का श्रेय वास्तविक के उपयोग को दे सकते हैं। उनके संगठनों में समय डेटा 47 मास्टरकार्ड अपने नेटवर्क पर हर दिन होने वाले लाखों लेन देन का विश्लेषण करने के लिए वास्तविक समय डेटा का लाभ उठाता है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कौन से लेन देन धोखाधड़ी की संभावना है। कई ई-कॉमर्स वेबसाइटें उत्पाद अनुशंसाएं प्रदान करने और वास्तविक समय में ग्राहक यात्रा में सहायता करने के लिए वास्तविक समय डेटा का उपयोग करती हैं। कई क्षेत्रों की कंपनियां, चाहे वह वित्तीय सेवाएं हों, उपभोक्ता वस्तुएं हों, ऑटोमोटिव उद्योग हों, वैयक्तिकृत उत्पाद और सेवाएं वितरित करने के लिए वास्तविक समय में ग्राहक डेटा का लाभ उठा रही हैं। इसलिए जैसे जैसे अधिक से अधिक कंपनियां मूल्य बढ़ाने के लिए वास्तविक समय डेटा पर निर्भर हो रही हैं, भविष्य में जिस गति से डेटा उत्पन्न और कैप्चर किया जाएगा वह भी तेजी से बढ़ता रहेगा। विविधता तीसरा और समान रूप से महत्वपूर्ण आयाम जिस पर डेटा का विस्फोट हुआ है वह है विविधता। डेटा की विविधता को सभी विभिन्न प्रकार के डेटा, संरचित या असंरचित, के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो आज उपलब्ध स्रोतों की बढ़ती संख्या के माध्यम से बनाए गए हैं। डेटा का सबसे बड़ा हिस्सा 80% से अधिक असंरचित प्रारूप में उत्पन्न होता है, जैसे ईमेल, ध्वनि मेल, हस्तलिखित नोट्स, फोटो, वीडियो, ट्वीट, सेंसर डेटा इत्यादि। स्पष्ट रूप से असंरचित डेटा ने विस्फोट में योगदान दिया है,
डेटा की विविधता, और इसमें वास्तव में दुनिया के कुल डेटा का विशाल बहुमत शामिल होगा। इसके अलावा इस तथ्य के कारण डेटा की ग्रैन्युलैरिटी में विस्फोट हुआ है कि प्रत्येक डेटा बिंदु के लिए कैप्चर की गई विशेषताओं की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। उदाहरण के लिए, एक मौसम पूर्वानुमान कंपनी पारंपरिक रूप से तापमान, आर्द्रता, हवा और वर्षा जैसे कुछ मैट्रिक्स को कैप्चर करेगी, लेकिन अब तकनीकी प्रगति के साथ वे विभिन्न ऊंचाई पर तापमान, विभिन्न स्तरों पर आर्द्रता, विभिन्न प्रकार की वर्षा जैसे बर्फ, ओलावृष्टि, बारिश, कई स्तरों पर वायु दबाव, वायुमंडलीय संरचना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और जैसे विस्तृत मैट्रिक्स को पकड़ने में सक्षम है, और भी बहुत कुछ। हालांकि यह डेटा की मात्रा को प्रभावित करता है, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कैप्चर किए जाने वाले वेरिएबल्स की संख्या में वृद्धि करता है। संरचित डेटा के साथ भी, हालांकि यह उत्पन्न किए गए सभी डेटा का मात्र 20% है, 48 कैप्चर की जाने वाली विशेषताओं की बढ़ती संख्या के कारण विविधता के आसपास की जटिलता यहां भी सच है। उदाहरण के लिए, एक क्रेडिट कार्ड ग्राहक के लिए एक कंपनी कई विशेषताओं को कैप्चर करती है, जैसे व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता, फोन नंबर आदि, सामाजिक सुरक्षा संख्या या समकक्ष पहचान संख्या, और जन्म तिथि जैसी पहचान संबंधी जानकारी, वित्तीय जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, क्रेडिट सीमा, वर्तमान शेष, लेन देन इतिहास, भुगतान इतिहास इत्यादि। और डेटा जितना अधिक विविध होगा, उपभोग के लिए इसे सुसंगत बनाने में उतना ही अधिक प्रयास करना होगा। उदाहरण के लिए, अंतर्दृष्टि बनाना। डेटा स्रोत शून्य से सैकड़ों तक जाते हैं। डेटा स्रोत आज असीमित हैं। आज कुछ भी डेटा स्रोत हो सकता है। स्मार्टफोन, कंप्यूटर, वेबसाइट, सोशल मीडिया नेटवर्क, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, IoT सेंसर, पहनने योग्य डिवाइस, सूची बहुत लंबी है। कम से कम 1000 कर्मचारियों वाले उत्तरी अमेरिकी संगठनों के 200 से अधिक अधिकारियों के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि आज प्रति संगठन 400 से अधिक डेटा स्रोत उपलब्ध हैं, और लगभग 20% संगठन विश्लेषण और अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए 1000 से अधिक विभिन्न डेटा स्रोतों का लाभ उठा रहे हैं। 49 अब 1000 विभिन्न प्रकार के डेटा सेटों का लाभ उठाने की कल्पना करें, जिनके अलग अलग प्रारूप, अलग अलग गति और जटिलता के विभिन्न स्तर हैं। नतीजतन पारंपरिक डेटा प्रोसेसिंग उपकरण ऐसे विविध और जटिल डेटा सेटों का प्रभावी ढंग से विश्लेषण करने में कम पड़ जाते हैं, और इन्हें प्रभावी विश्लेषण के लिए मानक और तुलनीय प्रारूपों में अनुवाद करने के लिए अधिक परिष्कृत उपकरणों और अधिक विशिष्ट कौशल की आवश्यकता होती है। बिग डेटा के अतिरिक्त आयाम +3V। पिछले कुछ वर्षों में इस 3V मॉडल को परिष्कृत करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, और इसमें कुछ अतिरिक्त आयाम जोड़े गए हैं। 2011 में IBM ने बिग डेटा में चौथा आयाम वेरासिटी जोड़ा। सत्यता एकत्रित किए गए डेटा की विश्वसनीयता, स्थिरता, सटीकता और भरोसेमंदता की सीमा को संदर्भित करती है। संगठन द्वारा जो डेटा एकत्र किया जा रहा है वह अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग समय पर और अलग अलग गति से आता है। इसलिए इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि यह डेटा अधूरा या गलत हो सकता है, या सटीक, वास्तविक या मूल्यवान जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त या प्रासंगिक नहीं हो सकता है। सत्यता एकत्रित किए जा रहे डेटा में विश्वास का स्तर है। फिर पिछले कुछ वर्षों में जैसे जैसे डेटा की प्रकृति और जटिलता विकसित होती गई, इसे प्रकृति में और अधिक गतिशील बनाते हुए एक और नया आयाम जोड़ा गया, परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता डेटा को कैप्चर करने, प्रबंधित करने और उसका विश्लेषण करने की बदलती प्रकृति है। आज के गतिशील माहौल में यह उम्मीद करना मूर्खतापूर्ण है कि डेटा का अर्थ स्थिर रहेगा। इसके अलावा हर दिन नए आयाम जुड़ते हैं, जबकि कुछ आयाम समय के साथ प्रचलित हो जाते हैं। इसलिए यदि डेटा का अर्थ और महत्व लगातार बदलता रहेगा, तो उस डेटा की पवित्रता खतरे में पड़ सकती है। और एक और आयाम जो रास्ते में कहीं जुड़ गया वह था मूल्य। मूल्य ही अंतिम खेल, परिणाम या प्रभाव है। यह इस बात का प्रत्यक्ष माप है कि एकत्रित और संसाधित डेटा का उपयोग करके संगठन क्या हासिल कर सकते हैं। यह उस डेटा के वास्तविक अर्थ की हानि या विरूपण के बिना सभी संरचित और असंरचित डेटा से ज्ञान और अंतर्दृष्टि निकालने की प्रक्रिया है। बड़े डेटा वैज्ञानिक इसे एक महत्वपूर्ण पहलू मानते हैं, क्योंकि सभी डेटा के भीतर कहीं न कहीं मूल्यवान अंतर्दृष्टि छिपी होती है, जिसे सही समय पर सही कारणों से निकालने की आवश्यकता होती है। पिछले कुछ वर्षों में डेटा की विशेषताओं को परिभाषित करने के लिए ऐसे कई आयाम जोड़े गए हैं। हमारे पास 4V, 5V और यहां तक कि 7V डेटा भी उपलब्ध है।
लेकिन मेरा मानना है कि कोर 3V, जो शुरुआत में डॉगलेन द्वारा गढ़े गए थे, डेटा क्रांति को समझने के लिए मुख्य आयाम बने हुए हैं। इसलिए इस पुस्तक के प्रयोजन के लिए मैं केवल इन 3 आयामों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखूंगा: आयतन, वेग और विविधता। मेरी राय में सत्यता और परिवर्तनशीलता डेटा गुणवत्ता के पहलू हैं, जिन पर मैं अध्याय 12 डेटा गुणवत्ता और मूल्य में विस्तार से चर्चा करूंगा। जो परिणाम या प्रभाव है, उसके बारे में अगले अध्याय में विस्तार से बताया जाएगा। चाबी छीनना। पिछले 24 वर्षों में डेटा जिस व्यापक पैमाने पर बढ़ा है, वह मानव इतिहास में एक अद्वितीय घटना है। डिजिटल प्रौद्योगिकियों के नाटकीय विकास और अपनाने से डेटा उत्पन्न करने, कैप्चर करने और संग्रहीत करने की क्षमता में तेजी से वृद्धि हुई है। इस प्रकार बिग डेटा के रूप में जानी जाने वाली घटना को जन्म दिया गया है, जबकि संरचित डेटा ने उल्लेखनीय वृद्धि प्रदर्शित की है। बिग डेटा की वृद्धि मुख्य रूप से असंरचित डेटा के प्रसार के कारण है। डेटा विस्फोट को 3 मुख्य आयामों में देखा जाता है: 3Vs, वॉल्यूम जो किसी भी समय उपलब्ध सभी डेटा को संदर्भित करता है, विविधता जो उत्पन्न डेटा में विविधता को शामिल करती है, और वेग जो डेटा उत्पन्न होने की तीव्र गति को दर्शाता है। 2. डेटा डिजिटल युग के लिए ईंधन, जीवन और व्यवसाय के हर पहलू पर प्रभाव। डेटा वास्तव में हम जो कुछ भी करते हैं उसे शक्ति प्रदान करता है। जेफ वेनर, कार्यकारी अध्यक्ष, लिंक्डइन, डेटा सर्वव्यापी है। जब भी हम डिजिटल दुनिया के साथ बातचीत करते हैं, हम डेटा का उपभोग करते हैं और उसी समय इसे उत्पन्न भी करते हैं। डेटा की अभूतपूर्व वृद्धि के कारण यह सभी दिशाओं में फैल गया है। यह हम जो कुछ भी करते हैं और कैसे करते हैं उसका एक अभिन्न अंग बन गया है। इस अध्याय में मैं उस परिवर्तन की भयावहता पर जोर देना चाहता हूं जो डेटा ने मानव जीवन के हर पहलू में लाया है, जिससे व्यवसायों के लिए मूल्य उत्पन्न करने के अद्वितीय अवसर पैदा हुए हैं, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। डेटा के साथ बदलाव का पहिया तेजी से घूम रहा है। डेटा, वास्तव में बिग डेटा, आज हमारे जीवन में इतनी प्रमुख भूमिका निभाता है कि उन सभी तरीकों को संक्षेप में प्रस्तुत करना असंभव है जिनसे डेटा दुनिया को शक्ति प्रदान कर रहा है। यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गई है जो उस दुनिया को आकार दे रही है जिसमें हम रहते हैं। यह परिवर्तनकारी शक्ति डेटा, डिजिटल और एआई के परस्पर क्रिया से उत्पन्न होती है। डेटा डिजिटल प्रौद्योगिकियों की जीवन धारा है जो उन्हें अकल्पनीय हासिल करने की अनुमति देता है। डिजिटल प्रौद्योगिकियां अधिक डेटा उत्पन्न कर रही हैं, जो डेटा पूल को लगातार समृद्ध कर रही हैं। ये डेटा तब जेनेरिक एआई सहित एआई के लिए ईंधन बन जाता है, जो इसे अभूतपूर्व तरीकों से डिजिटल अनुभवों को सीखने, अनुकूलित करने और बदलने की अनुमति देता है। यह बदले में और भी अधिक डेटा उत्पन्न करता है, डेटा पूल को और समृद्ध करता है और चक्र को बढ़ावा देता है। डेटा, डिजिटल और एआई एक शक्तिशाली पुण्य चक्र में मजबूती से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे अधिक डेटा उपलब्ध होता है, एआई अधिक शक्तिशाली हो जाता है, जिससे डिजिटल प्रौद्योगिकियों द्वारा बेहतर अनुभव प्रदान किया जाता है और यहां तक कि अधिक डेटा उत्पादन भी होता है। यह फीडबैक लूप विस्फोटक वृद्धि को बढ़ावा देता है और अविश्वसनीय संभावनाओं को खोलता है। चूंकि अधिकांश डेटा हाल के वर्षों में उत्पन्न हुआ है और हर दिन एकत्र किए गए डेटा की मात्रा आश्चर्यजनक है, यह अपने साथ अपार क्षमता और क्षमता लेकर आया है, जिसे इतिहास में पहली बार मनुष्यों तक पहुंच प्राप्त हुई है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से जूझ रहे हैं। समझना, दुनिया भर के विशेषज्ञ, डेटा वैज्ञानिक, डेटा गुरु डेटा से प्राप्त अंतर्दृष्टि को कई तरीकों से लागू करने के लिए काम कर रहे हैं। वास्तव में जो डेटा अब खुले तौर पर और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, उसने आम आदमी और उद्यमियों के लिए अत्यधिक अनूठे तरीकों से डेटा का उपयोग करने की फिर से कल्पना करने के अवसर खोल दिए हैं। और बहुत ही कम समय में, बहुत ही सरलता से डेटा ने हमारे रहने, बातचीत करने और हमारे व्यवसाय को संचालित करने के हर पहलू को बदल दिया है। महामारी ने डिजिटल अपनाने की दिशा में बदलाव को तेज कर दिया, क्योंकि दुनिया भर में संगठनों और व्यक्तियों को अस्तित्व और परिचालन निरंतरता के लिए डिजिटल उपकरणों को तेजी से अपनाना पड़ा। यह परिवर्तन एक विकल्प के बजाय एक अनिवार्यता बन गया, क्योंकि जीवन के कई पहलुओं और कई उद्योगों के लिए व्यक्तिगत बातचीत से आभासी बातचीत में अचानक बदलाव आया। हालांकि यह पहली महामारी नहीं है जिसे दुनिया ने देखा है। डिजिटल तकनीकों को व्यापक रूप से अपनाने से अभूतपूर्व डेटा उपलब्धता संभव हुई और व्यापक व्यवधानों के बावजूद वर्चुअल बिजनेस मॉडल को अपनाना आसान हो गया। परिणाम स्वरूप हाइब्रिड कार्य, ऑनलाइन शिक्षा, आभासी स्वास्थ्य सेवा और मानसिक स्वास्थ्य संसाधन जैसे परिवर्तन
नए सामान्य बन गए हैं। कहने की जरूरत नहीं है, यह बदलाव वैश्विक डेटास्फीयर में और इजाफा कर रहा है, जिससे यह दिन ब दिन समृद्ध और अधिक व्यापक होता जा रहा है। डेटा की दुनिया हमारे चारों ओर परिवर्तन के पहिए को शक्ति प्रदान कर रही है। डेटा ने व्यक्तिगत जीवन में इतनी क्रांति ला दी है कि पारंपरिक तरीके अब दूर लगते हैं। डेटा दैनिक दिनचर्या को आकार दे रहा है। एआई सहायकों द्वारा सेट किए गए सुबह के अलार्म से लेकर समाचार और मौसम अपडेट, और यहां तक कि सोते समय ई रीडर्स पर पढ़ने तक। और जैसे जैसे उपभोक्ता डेटा के साथ गहराई से जुड़ते हैं, संगठन अद्वितीय पेशकश तैयार करने के अवसरों का लाभ उठाते हैं। संगठनों के पास ग्राहक केंद्रित उत्पादों को नया करने, संचालन को अनुकूलित करने और क्षमताओं का विस्तार करने के लिए उन्नत डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके वहां उपलब्ध सभी डेटा का उपयोग करने के अनंत अवसर हैं। इसके अतिरिक्त इस युग में कई नवोन्मेषी स्टार्टअप और विघटनकारी व्यवसाय मॉडल भी तेजी से बढ़ रहे हैं, जो पहले की तरह डेटा का लाभ उठा रहे हैं, जिन्होंने ग्राहकों की अपेक्षाओं के मामले में नए सिरे से परिभाषित किया है और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। वे आते हैं और खेल के नियमों को पूरी तरह से बदल देते हैं। वास्तव में कभी कभी वे खेल को पूरी तरह से बदल देते हैं। व्यक्तियों और संगठनों के बीच यह परस्पर क्रिया, जो डेटा द्वारा सक्षम परिवर्तन का एक अंतहीन चक्र बना रही है, डेटा फर्स्ट दुनिया में गति पकड़ रही है और हमारे चारों ओर परिवर्तन के पहियों को तेजी से घूमने के लिए तैयार कर रही है। जैसा कि मैंने पहले कहा, उन सभी तरीकों को संक्षेप में प्रस्तुत करना असंभव है जिनसे डेटा ने हमारे आसपास की दुनिया को फिर से परिभाषित करने में मदद की है, लेकिन मैं आपको उन असंख्य तरीकों पर एक नजर डालना चाहता हूं जिनसे डेटा ने ऐसा किया है। आइए शुरुआत करें कि डेटा ने हमारे जीने के तरीके को कैसे बदल दिया है। हमारे जीने के तरीके में क्रांति आ गई। हमारे चारों ओर मौजूद डेटा ने हमारे जीवन के हर पहलू को बदल दिया है। हम तर्क दे सकते हैं कि यह हमेशा बेहतरी के लिए नहीं होता है, और हम उस बहस पर बाद में किताब में चर्चा करेंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि हम अब डेटा द्वारा संचालित डिजिटल प्रौद्योगिकियों के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, और यह प्रवृत्ति कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों और प्रतिबंधों के कारण और भी तेज हो गई है। आइए कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में इन बदलावों पर नजर डालें। मार्ग प्रशस्त करने वाला व्यक्तिगत मार्गदर्शक दिशा निर्देश मांगने के दिन गए। जीपीएस ने हमारे यात्रा करने के तरीके को बदल दिया है। आज आप बस गंतव्य इनपुट करते हैं और जीपीएस बाकी काम संभाल लेता है। यह आपके सभी यात्रा डेटा को संग्रहित करता है। लगातार मार्ग, पसंदीदा स्थान और महत्वपूर्ण पते हमारी सुविधानुसार पहुंच योग्य। किसी भी यात्रा से पहले आप शुरू से अंत तक व्यापक योजना बना सकते हैं, जिसमें कहां जाना है, मार्ग, अवधि और आगमन के बाद की गतिविधियां, सब कुछ आपकी उंगलियों पर शामिल है। गूगल और एप्पल मैप जैसे प्लेटफॉर्म वास्तविक समय में बारी बारी मार्गदर्शन और भीड़भाड़ अपडेट के साथ मार्गों को नेविगेट करना बेहद आसान बनाते हैं। जैसे जैसे परिचय बढ़ता है, यह निर्भरता इतनी गहरी हो जाती है कि विश्व स्तर पर लगभग हर 2 में से 1 व्यक्ति का कहना है कि वे जीपीएस के बिना अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। वन महामारी के बीच जीपीएस ने नेविगेशन से परे काम किया, जिससे कोविड-19 की निगरानी संभव हो सकी। फैलाना। इजराइल जैसे देशों ने संपर्क का पता लगाने के लिए मोबाइल फोन का उपयोग किया, जिससे निदान के 15 मिनट के भीतर संक्रमित व्यक्ति के निकट रहने वाले लोगों की निगरानी की जा सके। भारत का आरोग्य सेतु ऐप संक्रमण के मामले में संपर्कों का पता लगाने के लिए जीपीएस का उपयोग करके नियमित बातचीत को ट्रैक करता है। मांग पर मनोरंजन में भी उल्लेखनीय रूप से बदलाव आया है। अपनी पसंदीदा श्रृंखला के नए एपिसोड के लिए कई दिनों तक इंतजार करने या अपनी पसंदीदा फिल्में देखने के लिए लंबी कतारों में खड़े रहने से लेकर अब हम स्ट्रीमिंग सेवाओं के साथ किसी भी समय कहीं भी ऑन डिमांड मनोरंजन के युग में हैं। इसने हमारी अपेक्षाओं और हमारे सामग्री उपभोग के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। हम ऐसी सामग्री अनुशंसाएं, प्रचार और सेवाएं प्राप्त करने के आदी हैं जो हमारे व्यक्तिगत स्वाद और आवश्यकताओं के साथ अधिक निकटता से मेल खाती हैं और वास्तविक समय में और मांग पर हमारे लिए उपलब्ध हैं। और जैसे जैसे हम ऑन डिमांड मनोरंजन के आदी हो जाते हैं, आसानी से सुलभ सामग्री की प्रचुरता बढ़ने की हमारी अपेक्षा भी बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, आज प्रति सप्ताह एकल एपिसोड रिलीज की अवधारणा लगभग अप्रचलित हो गई है। अब हम किसी सीरीज के पूरे सीजन को एक बार में या अपनी सुविधानुसार बिंज वॉच कर सकते हैं। वास्तव में 2020 के अमेरिकी सर्वेक्षण के अनुसार 18 से 44 वर्ष की आयु के बीच के लगभग 70% दर्शक नियमित रूप से टीवी शो और फिल्में देखते हैं। 3 कोविड
19 लॉकडाउन के दौरान जब सार्वजनिक मनोरंजन ठप हो गया था, द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म ने हमारा मनोरंजन किया। वैश्विक ओटीटी बाजार को महामारी के दौरान ओटीटी सेवाओं और गेमिंग की बढ़ती मांग के कारण 2019 से 2026 4 तक 19% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर CAGR की उम्मीद है। एक प्रवृत्ति जो यहां रहने के लिए है। इलाज से बेहतर रोकथाम है। हेल्थ केयर एक अन्य क्षेत्र है जिसमें डेटा और डिजिटल द्वारा महत्वपूर्ण क्रांति आई है। हालांकि यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने में अग्रणी रहा है, एक उल्लेखनीय हालिया परिवर्तन इलाज के बजाय रोकथाम की ओर बदलाव है। जो उपभोक्ता तेजी से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं, वे अच्छी तरह से सूचित हैं और सक्रिय रूप से अपनी भलाई का प्रबंधन कर रहे हैं। अपने स्वास्थ्य पर सक्रिय रूप से नजर रखने से लेकर उपचार का सर्वोत्तम तरीका खोजने तक, उपभोक्ता मार्गदर्शन के लिए डिजिटल उपकरणों और ऑनलाइन संसाधनों की ओर रुख कर रहे हैं। पहनने योग्य उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वास्तविक समय के स्वास्थ्य डेटा को कैप्चर करते हैं और व्यक्तियों को उनके स्वास्थ्य की बारीकी से निगरानी करने के लिए सशक्त बनाते हैं। 5 साल की अवधि में पहनने योग्य उपकरणों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई, जो 2018 में 593 मिलियन से बढ़कर 2022 में 1.1 बिलियन हो गई। महामारी ने डिजिटल की ओर बदलाव को और तेज कर दिया, जिससे मरीज परामर्श और उपचार के लिए टेलीमेडिसिन पर निर्भर हो गए। महामारी के दौरान टेली हेल्थ का उपयोग बढ़ गया, जो अप्रैल 2020 में फरवरी 2020 के स्तर से 78 गुना तक पहुंच गया। हालांकि महामारी के बाद 2021 में यह 38 गुना पर स्थिर हो गया है, लेकिन ऑनलाइन परामर्श की स्थायी उपस्थिति स्पष्ट है। 6 सामाजिककरण डिजिटल हो गया है। सोशल मीडिया डिजिटल से पैदा हुआ एक पहलू, जिसका विवरण पहले अध्याय 1 डेटा विस्फोट में दिया गया है, ने हमारे मेल जोल, जुड़ने और संचार करने के तरीके को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है। इसने भौतिक सीमाओं को मिटा दिया और लोगों को अभूतपूर्व तरीके से एकजुट किया। .com युग में पूरा ग्लोब एक बिंदु तक सिमट कर रह गया है। 2.99 अरब आभासी निवासियों के साथ फेसबुक गणराज्य अब दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जो 1.43 अरब जुलाई 2023 तक की आबादी के साथ दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत के 2 गुने से भी अधिक है। 8 आवास का इतना बड़ा समुदाय आभासी निवासियों के कारण सोशल मीडिया सामग्री का एक अग्रणी जनरेटर बन गया है, जो लगातार उपयोगकर्ता डेटा कैप्चर कर रहा है, साथ ही हमारी जीवन शैली और हमारे दृष्टिकोण को भी बदल रहा है। सीखने और साझा करने के स्रोत से परे, इसमें जागरूकता पैदा करने, आवाजों को बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर एकता को बढ़ावा देने की शक्ति है। उदाहरण के लिए #Black Lives Matter आंदोलन ने तेजी से सोशल मीडिया को पार कर लिया, जिससे 23% अमेरिकी उपयोगकर्ताओं की राय बदल गई। 9 महामारी के बीच सोशल मीडिया घर पर सीमित लोगों के लिए एक जीवन रेखा बन गया, जिससे निरंतर बातचीत, साझाकरण और कनेक्शन सक्षम हो गया। यह प्रासंगिक बने रहने, प्रियजनों से जुड़ने और जानकारी और सहायता प्राप्त करने के प्राथमिक साधन के रूप में कार्य करता है। अपने चरम पर सोशल मीडिया ने अकेलेपन और बोरियत का मुकाबला किया और अकेलेपन का इलाज पेश किया। वैश्विक स्तर पर जुलाई 2019 की तुलना में जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के उपयोग में 10.5% की वृद्धि देखी गई। 10 खरीदारी का वर्चुअलाइजेशन। अपने घर के आराम से अपने सोफे पर बैठकर उत्पाद खरीदने में सक्षम होने से बेहतर क्या हो सकता है। सही वस्तु खोजने के लिए दुकानों पर जाने, मोल भाव करने और एक दुकान से दूसरी दुकान तक यात्रा करने के दिनों की जगह ऑनलाइन खरीदारी में आसानी ने ले ली है। आज हमारे पास एक ही मंच पर कई ब्रांडों के कई उत्पाद उपलब्ध हैं और इन्हें कुछ बटन के क्लिक पर हमारे दरवाजे पर पहुंचाया जा सकता है। बिल्ली के बच्चे से लेकर कारों तक वस्तुतः सब कुछ ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध है। 2022 में दुनिया भर में खुदरा ई-कॉमर्स बिक्री 5.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान लगाया गया था और 2025 तक कुल खुदरा बिक्री का 23% होने की उम्मीद है। 11 ई-कॉमर्स ने भौगोलिक बाधाओं को तोड़ दिया है, जिससे ग्राहकों को दुनिया भर के उत्पादों और सेवाओं तक पहुंचने में मदद मिली है। वे विभिन्न प्रकार की पेशकशों का पता लगा सकते हैं जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। उनकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, खरीद इतिहास और ब्राउजिंग व्यवहार के आधार पर अनुकूलित उत्पाद सिफारिशें अधिक वैयक्तिकृत खरीदारी अनुभव सुनिश्चित करती हैं। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विभिन्न ब्रांडों और खुदरा विक्रेताओं के बीच कीमतों और सुविधाओं की आसान तुलना की अनुमति देते हैं,
जिससे ग्राहकों को पैसे के लिए सर्वोत्तम सौदे और मूल्य खोजने में मदद मिलती है। इसके अलावा वर्चुअल ट्राई ऑन, इंटरैक्टिव उत्पाद डिस्प्ले और संवर्धित वास्तविकता जैसी सुविधाओं के साथ विविध खरीदारी अनुभव ने खरीदारों को ऑनलाइन भी इन स्टोर खरीदारी अनुभव का आनंद लेने में सक्षम बनाया है। विभिन्न डिलीवरी प्राथमिकताओं और तात्कालिकता स्तरों को समायोजित करने के लिए लचीले डिलीवरी विकल्प भी उपलब्ध हैं, जैसे उसी दिन और अगले दिन डिलीवरी और यहां तक कि सदस्यता आधारित सेवाएं भी। महामारी ने इस प्रवृत्ति में और क्रांति ला दी, क्योंकि ग्राहक व्यक्तिगत रूप से उनके स्टोर पर जाने में असमर्थ थे। वे जरूरत से लेकर विलासिता की वस्तुओं तक सब कुछ पाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निर्भर थे। महामारी ने उन वर्षों के लिए नियमित पूर्वानुमानित बिक्री वृद्धि दर में 2020 में अतिरिक्त 19% और 2021 में 22% जोड़ा। 12 फेसलेस कैशलेस लेन देन। हालांकि यह एक और जीवन काल जैसा लगता है, लेकिन अभी कुछ समय पहले बैंक खाता खोलने के लिए शाखा में समय लेने वाली यात्रा की आवश्यकता होती थी, जो बैंक के सुरक्षा गार्ड द्वारा निगरानी की जाने वाली हर गतिविधि के साथ अधिकतम सुरक्षा वाली जेल में जाने के समान थी। इस प्रक्रिया में लंबा इंतजार, थका देने वाला फॉर्म भरना, प्रबंधकीय जांच से गुजरना और पृष्ठभूमि की जांच शामिल थी, जिसमें कई दिन लग जाते थे, अगर कई हफ्ते नहीं। नकदी निकालने जैसे बुनियादी लेन देन के लिए बैंक के परिचालन घंटों के अनुरूप अपना समय निर्धारित करना और फिर कुछ और इंतजार करना आवश्यक है। आज बैंकिंग काफी हद तक ग्राहक अनुभव से संचालित होती है। तकनीक प्रेमी ग्राहक सहज डिजिटल चैनल चुन रहे हैं। बिल भुगतान, फंड ट्रांसफर, निवेश और विभिन्न अन्य बैंकिंग और वित्तीय गतिविधियों को एक क्लिक से निपटा रहे हैं। हमें हमारी वित्तीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप अधिक अनुकूलित और व्यापक वित्तीय समाधान पेश किए जाते हैं। जीपीएस आधारित सत्यापन का उपयोग करके ई-केवाईसी जैसी सरलीकृत बैंकिंग प्रक्रियाएं घंटों से लेकर दिनों तक ऋण देने में तेजी लाती हैं। मोबाइल वॉलेट, केवल डिजिटल बैंक और वैयक्तिकृत सेवाएं बिग डेटा द्वारा आकार दिए गए विकसित बैंकिंग व्यवहार और अपेक्षाओं का स्पष्ट रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। महामारी ने हम सभी को डिजिटल प्रथम उपयोगकर्ताओं में बदल दिया, जिससे डिजिटल बैंकिंग को तेजी से अपनाने के लिए प्रेरित किया गया, क्योंकि वित्तीय लेन देन ऑनलाइन हो गए। विश्व स्तर पर हर 3 में से 2 वयस्क ऑनलाइन भुगतान में लगे हुए थे। 13 वास्तव में जून 2020 के एक सर्वेक्षण से पता चला कि 18 से 34 वर्ष के युवाओं में से प्रतिशत ने पहली बार कोविड-19 संकट के दौरान ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग को अपनाया। 14 उपभोक्ता व्यवहार और ग्राहक अपेक्षा में इस मौलिक बदलाव के परिणाम स्वरूप संगठनों को अपने ग्राहकों को अनुकूलित करने और मूल्य प्रदान करने के लिए अपने व्यवसाय मॉडल विकसित करने पड़े हैं। इतना ही नहीं, तकनीक प्रेमी तेजी से विकसित हो रहे ग्राहक आधार को पूरा करने के लिए नई और अभिनव ग्राहक पेशकश भी शुरू की गई है। उद्योगों के लिए अभूतपूर्व मूल्य सृजन का अवसर। जैसे जैसे डेटा फर्स्ट दुनिया में जीवन का तरीका विकसित होता जा रहा है, व्यवसायों के लिए मूल्य जोड़ने के नए अवसर सामने आते हैं। संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में प्रचुर डेटा तक पहुंच कंपनियों को उत्पादों और सेवाओं को बढ़ाने में सक्षम बनाती है। प्रत्येक कंपनी, चाहे वे किसी भी व्यवसाय में हो, एक प्रौद्योगिकी कंपनी बन गई है, जो अप्रत्याशित रास्ते से छिपे मूल्य को अनलॉक करने और अधिक तेजी से और स्वतंत्र रूप से नवाचार करने के लिए डेटा का लाभ उठा रही है। परिणाम स्वरूप पिछले कुछ वर्षों में सभी उद्योगों ने समान रूप से ग्राहक और व्यवसाय की गतिशीलता में नाटकीय परिवर्तन देखा है, जिससे व्यवसाय मॉडल और प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में एक विवर्तनिक बदलाव आया है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली पुस्तक विनिंग इन द डिजिटल एज में भी रेखांकित किया है, डिजिटल व्यवधान ने कुछ सामान्य बदलावों को जन्म दिया है, जिससे हर व्यवसाय उपभोक्ता केंद्रित में बदल गया है। सीधे ग्राहकों तक पहुंचने के लिए मध्यस्थता से मुक्ति उद्योगों में मूल्य श्रृंखलाओं को फिर से परिभाषित कर रही है और अधिक नवीन व्यवसाय मॉडल वाले नए प्रतिस्पर्धी उद्योगों को और अधिक परिभाषित कर रहे हैं। उपभोक्ताओं के पास व्यापक विकल्प हैं, क्योंकि बाजार में हर दूसरे दिन नए उत्पाद पेश किए जा रहे हैं, जिससे कीमतों पर दबाव बढ़ रहा है और ग्राहक और नियामक दोनों अधिक पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। इन सभी बदलावों को डेटा सशक्त बनाने वाली कंपनियों द्वारा नवाचार करने और अपने ग्राहकों के साथ साथ अपने हितधारकों को उन्नत मूल्य प्रदान करने के लिए अपनी मूल क्षमताओं से परे जाने के लिए सक्षम किया गया है। आइए देखें कि कैसे डेटा ने कुछ प्रमुख उद्योगों के लिए खेल के नियमों को फिर से परिभाषित किया है।
बैंकिंग, वित्तीय चिंताओं को दूर करना। कुछ साल पहले तक प्रत्येक वित्तीय लेन देन अत्यधिक नियंत्रित और जटिल था, लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग के आगमन के साथ कम लेन देन लागत पर लेन देन में आसानी, सेवाओं का आसान एकीकरण और अधिक लक्षित विपणन क्षमताओं का लाभ मिला। 2000 के दशक की शुरुआत में मोबाइल बैंकिंग को अपनाने से वित्तीय प्रबंधन वस्तुतः कहीं से भी किसी भी समय संभव हो गया। 2022 में लगभग 2.2 बिलियन व्यक्तियों ने डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग किया है। 15 डिजिटलीकरण का चलन तब शुरू हुआ जब वित्तीय सेवा कंपनियों के नेताओं को एहसास हुआ कि उनके अधिकांश उपयोगकर्ता डिजिटल चैनलों पर उपलब्ध हैं। चूंकि उनमें से अधिकांश मोबाइल या वेबसाइटों के माध्यम से लेन देन कर रहे थे, इसलिए ऑमनी चैनल चलन में आया। ग्राहकों के लेन देन और गतिविधि डेटा ने उनके व्यवहार और वित्तीय यात्रा को बेहतर ढंग से समझने के अवसर भी खोले। फिनटेक कंपनियों और डिजिटल केबल बैंकों ने अपने ग्राहकों के लिए अद्वितीय और व्यापक पेशकश बनाने के लिए इस डेटा का लाभ उठाया, जिससे वित्तीय सेवाएं काफी कम लागत पर आसानी से उपलब्ध हो गईं। आज मोबाइल बैंकिंग, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई), ऑनलाइन बिल भुगतान, पीयर टू पीयर लेंडिंग और लेन देन और ऑनलाइन क्रेडिट आदर्श बन गए हैं। पारंपरिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी धीरे धीरे कम हो गई है, जो 2010 में 96% से घटकर केवल एक दशक में लगभग 72% हो गई है। 16 पेपाल जैसी फिनटेक कंपनियां और वीजा जैसी गैर बैंक भुगतान कंपनियां अपनी हिस्सेदारी कम कर रही हैं। बाजार पूंजीकरण। वित्तीय सेवाओं की दिग्गज कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने डिजिटल बदलाव और इसकी परिवर्तनकारी क्षमता का पहले ही अनुमान लगा लिया था। 2019 में उन्होंने अमेज़न में वर्षों के अनुभव के साथ एक मुख्य सूचना अधिकारी (CIO) की भर्ती की, जिन्होंने ग्राहक डेटा से अंतर्दृष्टि के आधार पर सॉफ्टवेयर निर्माण के लिए ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण पर जोर दिया। डेटा को किसी भी रणनीति की जीवनधारा मानते हुए उन्होंने एक मजबूत नींव स्थापित करने के लिए डेटा गुणवत्ता, वंशावली और प्लेटफॉर्मों में महत्वपूर्ण निवेश किया। 17 बिग डेटा द्वारा संचालित डेटा और एनालिटिक्स द्वारा सक्षम उभरते डिजिटल रुझान उद्योग को नया आकार दे रहे हैं और ग्राहकों की अपेक्षाओं को बदल रहे हैं। समेकित क्रेडिट इतिहास और eKYC के माध्यम से क्रेडिट अनुमोदन में अब कुछ मिनट लगते हैं। फिनटेक लेंडिंग मार्केट में 27.4% CAGR वृद्धि की उम्मीद है, जो 2030 तक $4.96 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। मशीन लर्निंग (ML) मॉडल द्वारा वास्तविक समय में धोखाधड़ी का पता लगाना, मनी लॉन्ड्रिंग का सक्रिय रूप से मुकाबला करना 22.6% CAGR से बढ़कर $182 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। 2029.19 कई टचअप पॉइंट पर उत्पन्न डेटा के विश्लेषण से प्रेरित होकर डिजिटल भुगतान में वृद्धि हुई, जो 2030 तक $361.30 बिलियन तक पहुंचने के लिए तैयार है, जो 2021 में $88.1 बिलियन था, जो 20.5% CAGR है। 20 यात्रा स्वामित्व से उपयोक्तात्व तक। 2009 में पेरिस की सड़कों पर बर्फीले तूफान के दौरान जन्मे मोबाइल फोन का उपयोग करके कैब चलाने में सक्षम होने के विचार ने कार स्वामित्व की अवधारणा में हमेशा के लिए क्रांति ला दी। उबर, जिसे मूल रूप से उबर कैब नाम दिया गया था, मोबाइल फोन पर कुछ बटन क्लिक करके सस्ती सवारी तुरंत उपलब्ध कराने के लिए भूभौतिकीय स्थान (GPS) और भुगतान डेटा का उपयोग करता था, और साझा गतिशीलता की अवधारणा का जन्म हुआ। 2023 में साझा गतिशीलता राजस्व $1.53 ट्रिलियन होने का अनुमान है, जो 2027 तक बढ़कर $1.79 ट्रिलियन हो जाएगा। 2027.21 तक साझा वाहन 5.1 बिलियन तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। ई-हेलिंग इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बुक करने के लिए प्रदान की जाने वाली सेवा। डायनेमिक शटल पूलिंग, जैसे डोर टू डोर चक्कर लेकिन पास पास स्टॉप का संयोजन। पीयर टू पीयर कार शेयरिंग, निजी स्वामित्व वाले वाहन दूसरों के साथ साझा किए जाते हैं। कार किराए और साझा माइक्रोमोबिलिटी साझा ई-स्कूटर या साइकिलें सभी गति प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि अधिक उपभोक्ता संपत्ति प्रकाश और पर्यावरण जागरूक बनने का प्रयास करते हैं। और यह सब बिग डेटा और एनालिटिक्स द्वारा नेविगेशन डेटा और मांग अनुमान और मूल्य अनुकूलन के लिए वास्तविक समय अंतर्दृष्टि पीढ़ी के माध्यम से संभव बनाया गया है। उद्योग धीरे धीरे लेकिन स्पष्ट रूप से सभी भौगोलिक क्षेत्रों में स्वामित्व से उपयोगकर्ताशिप की ओर बढ़ रहा है। विकसित से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं तक समान रूप से मूल उपकरण निर्माता (OEM) या ऑटोमोटिव निर्माता
जो वाहन बिक्री में भारी गिरावट के डर के कारण इस व्यवसाय मॉडल में निवेश करने से झिझक रहे हैं। उन्हें वाहन बेचने से लेकर गतिशीलता सेवाएं प्रदान करने की मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है। लेकिन जैसे जैसे वैश्विक